अगर होगा भी तो जो लोग लास्ट क्लास में प्रेजेंट थे उनके लिए बहुत समस्या हो जाएगी, फिर से दोबारा वही पढ़ेंगे और कोर्स आगे भागेगा नहीं। इसलिए मैंने बोला है कि साइंस टेक की क्लास में जितना कम अनुपस्थिति हो, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, उपग्रह, आज यही पढ़ना है हमें, और सैटेलाइट के टाइप्स पढ़ना है और सैटेलाइट के कंपोनेंट्स पढ़ना है। तो पहले हम पढ़ेंगे सैटेलाइट क्या है, फिर हम बात करेंगे सैटेलाइट के कंपोनेंट क्या है, और फिर हम बात करेंगे सैटेलाइट के टाइप्स क्या है। इतना में ही आपका ये पूरा सैटेलाइट कंप्लीट हो जाएगा। देखिएगा, अभी हम बात कर रहे थे कि मान के चलिए ये सन है, ये क्या है आपका, यहाँ पे सन है, और यहाँ पे जो है ये है अर्थ। ध्यान से समझिएगा, यह है अर्थ। अर्थ क्या करता है, एक अपने पाथ पे ये सन की क्या करती है, सन के चारों तरफ ये परिक्रमा करती है। क्या करती है, परिक्रमा करती है। और परिक्रमा करने के साथ साथ अपने अक्ष पे क्या करती है, रोटेशन भी करती है, घूर्णन भी करती है। ये दो काम कर रही है। तो जो भी चीजें सन की परिक्रमा करते हैं वो भी अपने ऑर्बिट में और किसी अन्य ऑर्बिट में नहीं जाते, वो क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। इसे परिभाषित किया गया 2004 में चेक रिपब्लिक में एक मीटिंग हुई थी। वहां पे प्लैनेट्स जो होते हैं उनकी डेफिनेशन को तय किया गया कि उनकी परिभाषा क्या होगी। परिभाषा यही निकाला गया कि जो बिना अपने पथ से विचलित हुए या किसी दूसरे के पथ में बिना गए अपनी एक परिक्रमा को पूरा करते हैं, वो ग्रह होते हैं। उससे पहले हम टोटल 9 ग्रहों को जानते थे, और हमने पाया कि जो एक ग्रह था लास्ट उस परिभाषा में नहीं आया, इसका नाम था यम यानी प्लूटो। तो हमने उन्हें क्या बोल दिया, तुम बौना ग्रह हो, तुम क्या कर रहे हो, दूसरे के कक्षा में जाके प्रवेश कर जा रहे हो। तो हमने उसको ग्रह से हटा दिया, और तब से ग्रह कितने बच गए, 8 बच गए। अब 8 ग्रह हैं। अब एक चीज और होता है, कुछ ऐसे चीज होते हैं जैसे यहाँ पे है मून, मून है ये क्या करते हैं, कुछ ऐसे चीज जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं चारों तरफ, ग्रह के चारों तरफ घूमते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम उपग्रह के नाम से जानते हैं। ऐसे पिंड या ऐसी वस्तु जो किसी ग्रह का परिक्रमा चारों तरफ करे एक सर्टेन टाइम में, फिक्स टाइम में, उसे हम क्या बोलते हैं, उपग्रह बोलते हैं। अब ये उपग्रह 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक उपग्रह हो सकता है आपका नेचुरल, कैसा हो सकता है, नेचुरल, और एक कैसा हो सकता है आपका, आर्टिफिशियल हो सकता है। एक हो सकता है आर्टिफिशियल हो सकता है। तो हमें जो यहाँ पे पढ़ाई करनी है ना, हमें आर्टिफिशियल ग्रहों की बात करनी है, उपग्रहों की बात करनी है, क्योंकि हमारा जो मिशन है, जो हम बातें करते हैं, ये सब आर्टिफिशियल करते हैं। तो उपग्रह की परिभाषा को सीधा समझ लीजिए, उपग्रह वो होते हैं जो ग्रह के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं और अपना एक कक्ष पे वो अपना क्या करते हैं, अपने कक्ष पे वो परिक्रमा करते हैं किसी भी ग्रह की। और मेनली हम यहाँ पे किसके बारे में पढ़ेंगे, क्या मंगल ग्रह पढ़ना है या बृहस्पति के बारे में पढ़ना, जुपिटर के बारे में पढ़ना नहीं ना, हम पृथ्वी का पढ़ेंगे। ये बड़े काम के चीज होते हैं ये सैटेलाइट। अगर आप बैठे हो और आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल चलाने के लिए सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है। ये नहीं है कि बस इस चीज से आपका मोबाइल चल जाएगा। इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, कुछ चीजें लगी हुई है। इसके अंदर एक रिसीवर होता है जो क्या करता है, जो ग्रह आपको कम्युनिकेशन के जो ग्रह हैं जहां से रिसीवर वहां से छोड़ रहे हैं लिंक को, उस लिंक को ये क्या करता है, ऑब्टेंड करता है। ऑब्टेंड करके आपको सुविधा मिलता है। हम पढ़ेंगे कैसे करता है। या नेविगेशन का सैटेलाइट हो या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हो, सबके सब डिपेंड करते हैं इसी प्रकार से। तो यहाँ पे सिंपल सा है कि उपग्रह वो है जो अर्थ की या किसी भी ग्रह की परिक्रमा करते हैं। तो हमारे धरती पे सबसे पहले जो ये चीजें की शुरुआत हुई, ये करने वाला यूएसएसआर है। कौन है, यूएसएसआर, सोवियत, पूर्व सोवियत संघ। उसने सबसे पहले स्पेस में काम करना शुरू किया। और आपको पता है कि जिस दौर में उसने काम करना शुरू किया, दुनिया में जो सिचुएशन थी वो थी कोल्ड वॉर की, यानी शीत युद्ध का समय था। और शीत युद्ध में 2 मतलब ठोस दुश्मन थे, सॉलिड दुश्मन बोलते हैं जिसको।
अमेरिका और यूएसएसआर। अमेरिका और यूएसएसआर के बीच ऐसी फाइटिंग थी कि जैसे ही यूएसएसआर ने स्पेस में गए, उसी तुरंत अमेरिका ने भी अपना स्पेस का काम शुरू कर दिया। देखिए, कोई देश आज एक बड़ी महाशक्ति है या कोई देश आज विकसित है, वो तभी हो सकता है जब उस देश ने साइंस और टेक पे काफी अच्छा से काम किया हो। क्योंकि बिना साइंस टेक के विकास का कोई भी देश बड़ा देश नहीं बन सकता, और कोई भी देश विकसित नहीं बन सकता, और कोई भी देश महाशक्ति नहीं बन सकता। दुनिया में एक समय ऐसा था कि अमेरिका, एक यूएसएसआर के विघटन के बाद दुनिया में अकेला महाशक्ति बचा था अमेरिका। क्योंकि अमेरिका ने क्या किया था, समय रहते साइंस टेक पे खूब पैसे खर्च किए, उसने डेवलप किया। जैसे हड़प्पा काल में, हड़प्पा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जब हम वहां पे पढ़ते हैं, इंडिया एक पावरफुल कंट्री था, हमारा साइंस टेक वहां पे डेवलप था। एंशिएंट में हमारा जो कंट्री था, हमारा डेवलप कंट्री था, पावरफुल कंट्री था। जैसे अशोका जैसे महान एम्पेरर हुए यहाँ पे भारत में, जिनकी बाउंड्री ईरान को टच करती थी। क्लियर समझ में आ रहा कितना बड़ा एम्पेरर था हमारा? साइंस टेक हमारा डेवलप था उस समय। उस समय हमारे पास बंदरगाह थे, उस समय हमारे पास बड़े बड़े जहाज थे। कई ऐसे हमारे शासक हुए हैं उस टाइम कि श्रीलंका पे जाके कब्जा कर लिया उन्होंने पानी के रास्ते। मैं रामायण की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एंशिएंट की बात कर रहा हूं। श्रीलंका पे जाकर कब्जा किया। एक समय ऐसा आया मुगल काल की दुनिया में, हम अंधेरे में चले गए, हमारा साइंस टेक पिछड़ गया, हम गुलाम होते गए, और आज फिर से हम कोशिश कर रहे हैं मॉडर्न इंडिया में कि हम अपने साइंस टेक को डेवलप कर सके। और बखूबी भारत में कुछ ऐसे संस्थान हैं जिसने हमारे साइंस टेक को इतना आगे कर दिया है कि हम दुनिया में हमारा लोहा माना जा रहा है, हमारे विकास का लोहा माना जा रहा है। क्योंकि हम ऐसे ऐसे कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं दुनिया में कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब ब्रिटेन का सैटेलाइट को हम छोड़ रहे हैं। एक समय हमने ऐसा काम किया, पीएसएलवी से पढ़ेंगे, लॉन्च व्हीकल पीएसएलवी है, पीएसएलवी से एक बार में 104 सैटेलाइट को हमने आसमान में छोड़ा। दुनिया लोहा मानेगी और मानना भी चाहिए, क्योंकि हम ऐसा काम कर रहे हैं जो काफी कम टाइम हुआ में आजाद हुए। हमारे टाइम के जो आजाद जो मुल्क हैं, आजाद जो देश हैं, आज उनकी स्थिति ऐसी नहीं है जहां पे हम पहुंचे हुए। क्योंकि हमारे जो शुरुआत हुई आजादी के बाद से, नेहरू जी ने जो विजन देखा, उस विजन में सीधा क्या था, साइंस टेक का विकास होगा तब देश का विकास होगा। इसी क्रम में हमने सैटेलाइट का विकास किया, सब कुछ किया और आगे बढ़ते रहे। अब हम समझेंगे सैटेलाइट के कंपोनेंट्स को, क्या क्या होते हैं एक सैटेलाइट में, क्या क्या रहता है। देखिएगा, सैटेलाइट समझ में आ गया क्या होता है? परिभाषा आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, परिभाषा तो कुछ भी लिख सकते हैं। देखिएगा, कंपोनेंट, कंपोनेंट यानी हम ये बोल सकते हैं अवयव, या इसको हिंदी में बोल सकते हैं घटक, दो तीन हिंदी बोल सकते हैं। सैटेलाइट किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ, या सैटेलाइट में क्या क्या चीजें होती है। तो पहला एक हम बात करेंगे बस के बारे में। अब बोलिएगा बस, बस तो हमने देखा है कि बस चलती है तो लोग उसमें चढ़ जाते हैं और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। बस वही होता है ना, यही होता है बस, क्या और कुछ होता है? इसमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी बस पे कदम नहीं रखा? कोई हाथ उठा दे। इसमें कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने चांद पे कभी कदम नहीं रखा? सारे हाथ उठ गए। तो बस पे जाना नॉर्मली चांद पे जाने के तुलना में काफी आसान चीज है, इसलिए आप बस पे चढ़ जाते हैं। इसमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने एरोप्लेन पे कदम नहीं रखा? इसमें भी ज्यादातर हाथ उठ गए। तो बस, बस वही बस है। इस सैटेलाइट के सारे जो भी पार्ट हैं सब इस बस में रख करके उसको मैन्युफैक्चर करके आगे जाया जाता है। बात करेंगे बस पे। एक है आपका पेलोड, एक क्या आपका पेलोड। देखिए, कुछ कुछ चीजों की हिंदी नहीं होती, वहां पे आपको यही चीज पढ़ना पड़ेगा। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? पेलोड। पेलोड मतलब ये समझ सकते हैं कि सैटेलाइट का भार, सैटेलाइट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, हम उसकी बात करते हैं पेलोड के रूप में।
एक बात करेंगे पावर सिस्टम की। क्या बात करेंगे? पावर सिस्टम। देखिएगा, यानी सैटेलाइट में जो ऊर्जा बनती है, ऊर्जा जो पैदा होती है, उसके बारे में बात करेंगे कि ऊर्जा कैसे बनती है। एक बात करेंगे एल्टीट्यूड कंट्रोल सिस्टम। एल्टीट्यूड कंट्रोल सिस्टम पे बात करेंगे। देखिएगा, ऊंचाई को नियंत्रित करने वाली प्रणाली। एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है? ऊंचाई नियंत्रण प्रणाली। अब मान के चलिए आपने सैटेलाइट को ऊपर भेज दिया, उसको नियंत्रण जरूरी है कि नहीं जरूरी है? नियंत्रण नहीं करेंगे तो क्या होगा? स्पेस में क्या होगा? खो जाएगा, फिर ढूंढने जाइएगा, मुश्किल है। एक बात करेंगे हम टेलीमेट्री कमांड के ऊपर। टेलीमेट्री कमांड, टेलीमेट्री कमांड के ऊपर बात करेंगे। इसका हिंदी पता नहीं क्या होता है, टेलीमेट्री होता है। एक बात करेंगे ट्रांसपोंडर्स के ऊपर। ट्रांसपोंडर्स के ऊपर सब नाम सुना है कभी आपने? सुना कि नहीं सुना? सब सुना सुना है ना? अच्छा से पढ़िएगा तो बाद में फिर और सुना सुना हो जाएगा। नहीं है सुना सुना जीवन, वैसा हो जाएगा। देखते रहना होगा, नहीं तो जीवन में कभी भी सब सुना सुना हो जाता है। अच्छे से पढ़ लीजिए। तो सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत एक सैटेलाइट बनाने का प्रयास करता हूँ, फिर हम सैटेलाइट बना करके तब बातें करेंगे उस पर। चलिए सिंपल सा एक सैटेलाइट मैं बनाता हूँ। ये जरूरी नहीं है कि सैटेलाइट के अलग अलग रूप होते हैं। ये मान के चलिए एक सैटेलाइट है, ये क्या बन रहा है? सैटेलाइट का क्या बना? ये सोलर विंग बना, इसका प्लेट बना। समझेंगे हम चीजों को। ये आप ऐसे भी रख सकते हैं, जैसे रखना रखिए। एक सैटेलाइट हमने बनाया। अब सैटेलाइट में क्या होता है कि अभी हमने एक लिखा था पावर सिस्टम के बारे में, लिखा था कुछ पावर सिस्टम, पढ़िए ना। पावर सिस्टम, पावर आएगा तब ना कंट्रोल कीजिएगा, बिना पावर का कंट्रोल कैसे कीजिएगा? आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे तब ना पावर आपके पास आएगा, तब ना आप देश को कंट्रोल कीजिएगा। बिना देश पावर आए देश को कैसे कंट्रोल कीजिएगा? मोदी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, बातें करेंगे। कैमरा इसलिए बोलना पड़ेगा। आगे देखिएगा, वरना मैं नहीं बोलता जल्दी। ये है पूरा का पूरा, यही बस है। ये पूरा का पूरा क्या है? यहां से यहां तक बस है। इस बस में हमने सब चीजों को लाद दिया, इस बस में हमने सब चीजों को लाद दिया। देखिएगा, इसको बोलते हैं ACS, और इसके बाहर से, और अंदर में है TCS। अब आप इसका फुल फॉर्म निकाल सकते हैं, एल्टीट्यूड कंट्रोल सिस्टम। TCS क्या हो गया? ट्रांसमिशन लिखाया था, क्या लिखाया था? टेलीमेट्री कमांड सिस्टम, है ना? उसी पे लोग बात कर रहे हैं। ये हो गया आपका टेलीमेट्री कमांड सिस्टम। अब बारी बारी सबको हम अध्ययन करेंगे। तो पहला जो हम इसमें अध्ययन करने वाले हैं वो है बस। सिंपल सा समझिएगा, इस पिक से पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। बस वो है जो सभी प्रकार के सैटेलाइट के जो भी इसके अंदर की चीजों है उसको बस के ऊपर डाल दिया जाता है। बस का मतलब हमेशा क्या होता है? भार ढोने वाला। क्या होता है? भार ढोने वाला। आप भी बस में चढ़ते हैं तो क्या बिना भार का चढ़ते हैं? कुछ तो आपका वजन होगा, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 50 केजी, 100 केजी, कुछ तो होगा। जैसा इंसान वैसा वजन, है ना? मान के चलिए किसी का वजन का बात करेंगे, अलग अलग वजन होता है, तो इसके भी जो पार्ट्स हैं उनका वजन अलग अलग होता है। तो जो भी
सामान है जो भी लगे हुए हैं, जो जिसको भेजना है, एक फ्रेम बनाया, उस फ्रेम में सभी सामान को हमने पुट किया, इसी को हम बस बोलते हैं। और एक सैटेलाइट का ढांचा जो बना वो बस का ढांचा है। यानी पूरा का पूरा जो ढांचा वो क्या है, एक बस है, इसमें हम सभी चीजों को लाद करके कहीं भेज दें आसमान में। दूसरा चीज पेलोड। पेलोड क्या है? पेलोड भार को बोलते हैं। अब मान के चलिए इसके अंदर बहुत सारे चीज होंगे, एक सैटेलाइट के अंदर बहुत सारी चीज। मान के चलिए सैटेलाइट में कैमरा लगा होगा कि नहीं होगा? कैमरा होगा कि नहीं होगा? और क्या हो सकते हैं सैटेलाइट में? चलिए सेंसर, ठीक है, सेंसर होगा। और बोलिए और क्या हो सकता है सैटेलाइट में? रडार। क्या होगा? रडार होगा। तो मतलब सैटेलाइट के अंदर जो भी चीज है जो सैटेलाइट के लिए जरूरी है, जिनके बिना सैटेलाइट वर्क नहीं कर पाएगा, फंक्शन नहीं कर पाएगा। एंटीना हो सकता है। क्या हो सकता है? एंटीना हो सकता है। तो यही सारे चीज सैटेलाइट के पेलोड है, जो सैटेलाइट को चलने में, सैटेलाइट के फंक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो चीजें, वो क्या है? पेलोड है। इन पेलोड को हम कहां पे रखते हैं? बस के अंदर। पेलोड को कहां रखते हैं? बस के अंदर। बस एक फ्रेम है, उस फ्रेम के अंदर हम क्या करते हैं? सारे चीजों को हम क्या करते हैं? रखते हैं। ये है आपका पेलोड। आ रहा समझ में कि पेलोड क्या होता है, बस क्या होता है? पहले एक सैटेलाइट हमने बात कर लिया, सैटेलाइट को हम तोड़ तोड़ के बात कर रहे हैं। ये पूरा अब ये क्लास है, ये पूरा का पूरा एक क्लास है, मीन्स पूरा का पूरा सैटेलाइट है। अब इस क्लास को कहीं लेके जाना है, हरिद्वार जाना है, सब थोड़ा भक्ति वाले लोग हैं यहाँ पे, हरिद्वार जाना है, तो सबको एक बस में भरेंगे, वही हो गया वो बस। अब सबका कुछ ना कुछ रोल है अलग अलग। कोई कैमरा लेके बैठा हुआ है, कोई बात करने वाला कुछ सिस्टम लेके बैठा हुआ है, अलग अलग चीजें लेके बैठे हुए, तो सबका रोल है, मतलब वो अलग से पेलोड हो गया। तो इसी प्रकार से चीजें यहाँ पे ऊपर जाएंगी, ये फंक्शन काम करेगा। तीसरा चीज एल्टीट्यूड कंट्रोल सिस्टम, जो हम बात कर रहे थे, कौन सा था? एल्टीट्यूड कंट्रोल सिस्टम। जब ये सैटेलाइट ऊपर चली जाएगी, सैटेलाइट जब ऊपर चली जाएगी, तो सैटेलाइट अपने रास्ते से भटक ना जाए, तो सैटेलाइट को कंट्रोल करने के लिए हम एक सिस्टम लगाते हैं, और धरती पे किसी कोने से बैठ करके, जहां पे इसका ऑफिस होता है, वहां से हम इसको क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। यहां से हम क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। अगर कंट्रोल, क्या हुआ? दांत क्यों निकल रहा है? जाना है आसमान में? दो तरीका है जाने का, या तो नासा ज्वाइन कीजिए या तो मर जाइए। ये तो तरीका है ना आसमान में जाने का। और नहीं तो ऐसे हंसते रहिएगा तो ऐसे ही जाना पड़ेगा ऊपर। ऐसे में क्या बोलते हैं? पागल। पागल है। रांची उची भेजना है, नंबर है किसी के पास कांके का? 5 मिनट से लगातार हंसे जा रही है, पता नहीं क्यों। अरे पढ़िए, ये सब चीजें समझाना पड़ता है, समझिए चीजों को। देखिएगा, उपग्रह को जिसके लिए ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है, यहां से पूरा का पूरा कंट्रोल चलता है कि उपग्रह, मान के चलिए उपग्रह को हमने रेडी किया कि इसको ऐसे इस पाथ पे इसको घूमना है, और यही उपग्रह यहाँ पे है, मान के चलिए गलती से ये उपग्रह यहाँ पे आ गया घूमते घूमते, तो क्या सही वर्क कर पाएगा? हम इसको कंट्रोल देंगे, नीचे से कमांड देंगे, और इसको खींच के कहाँ लाएंगे? इसके पाथ के ऊपर। इस पाथ पे चलाने के लिए ये लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं कंट्रोल सिस्टम। एक है आपका टेलीमेट्री कमांड सिस्टम। किसी को आइडिया टेलीमेट्री के बारे में? थोड़ा बताइएगा बंटी, टेलीमेट्री बताइए क्या है, बोलिए। अब चलिए सुनिएगा, अगर उपग्रह बना है, किसी रीजन से बना होगा, किसी कारण से बना होगा, मान लो उपग्रह को हमने भेजा ऊपर, तो उपग्रह किस लिए बना था? कुछ सूचना देने के लिए। अगर वो नेविगेशन का उपग्रह है तो वहां का एरिया के बारे में जानकारी देने के लिए। यदि वो संचार का उपग्रह है तो आपको कनेक्ट करने के लिए वीडियो के साथ, फोन के साथ, उसके लिए। यदि रिमोट सेंसिंग उपग्रह है तो वो बना हुआ है आपके पर्यावरण, इन्वायरमेंट को बताने के लिए।
खनिज को खोजने के लिए। तो वो क्या करेगी, ऊपर से सूचनाएं भेजेगी नीचे, वहां से जो भी सूचना उसके पास कलेक्ट होगा या जो भी पिक लेगा, जो भी फोटो लेगा, वो पिक उस फोटो को, सूचनाओं को कहां भेजेगा, नीचे भेजेगा। जब उनको नीचे भेजेगा तो नीचे से उसको क्या करेगा, एक रिसीवर होगा, वहां पे उसको प्राप्त करेंगे, जहां पे उसका क्या होगा, ठिकाना, जहां बैठे हुए लोग। तो जो सूचनाएं भेजी जाती है, वो सूचनाएं किससे भेजी जाती है, टेलीमेट्री से भेजी जाती है। टेलीमेट्री क्या है, सूचना देने और सूचना ग्रहण करने का एक मशीन जो किसमें लगा हुआ रहता है, सेटेलाइट में लगा हुआ रहता है क्लियर। क्या है ये, सूचना भेजने और सूचना ग्रहण करने या सूचना पाने का एक मशीन है जो सेटेलाइट में लगा हुआ रहता है। ये चीजें हैं आपकी सैटेलाइट के कंपोनेंट है, घटक है सैटेलाइट के। इसके बिना सैटेलाइट काम नहीं करेगा, इसके बिना सैटेलाइट वर्क नहीं करेगा। एक ढांचा को भेजकर आसमान में क्या कर लीजिएगा, अब आपने मान के लिए भेजा कि अब जा करके ऐसा सैटेलाइट जो समुद्र की गहराइयों के बारे में बताए, और उसने बड़े अच्छे से ऑब्जर्व किया, रेडिएशन भेजा, रेडिएशन से ऑब्जर्व किया, फोटो लिया, फोटो से ऑब्जर्व किया, पढ़ेंगे कैसे कैसे काम होता है। अब वो सारे नीचे गए, ऑब्जर्व किया, अब ऑब्जर्व करने के बाद आपके पास सूचना ही ना भेजे, आपके पास इंफॉर्मेशन ही ना दे, ये क्या पॉसिबल है? उसका जो वर्क, उसका फंक्शन, जिसके लिए हमने जो मकसद से बनाया था, वो मकसद में हमें कामयाबी मिले? नहीं मिलेगा। तो टेलीमेट्री कमांड सिस्टम सूचनाएं देती है और सूचनाएं लेती है, इसलिए इसको टेलीमेट्री बोलते हैं। टेलीमेट्री या टेलीफोन, टेलीफोन से आप जब बात करते हैं, एक बात क्या है, एक सूचना ही है ना। आपने उधर में कुछ सूचना दिया, उधर से कुछ सूचना प्राप्त किया, यही है टेलीमेट्री या टेलीफोनिक सिस्टम। टेलीमेट्री को हमेशा टेलीफोनिक सिस्टम से कनेक्ट कर देंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि टेलीमेट्री होता क्या है। अब एक है आपका पावर, क्या है आपका पावर सिस्टम। ये क्या करेगा, सन की रोशनी लेकर के क्या करेगा, पावर जनरेट करेगा। ये पंख होते हैं, लगे रहते हैं इसके अंदर, क्या करता है, सैटेलाइट को एनर्जी देता है। अब सैटेलाइट को एनर्जी क्यों चाहिए, सैटेलाइट को एनर्जी चाहिए कि अपने पाथ पर ये घूमता रहे, जहां पे इसको फिक्स किया गया यहाँ पे घूमता रहे, तो घूमने के लिए इसको एनर्जी चाहिए। आप 5 दिन खाना मत खाओ, फास्टिंग कर लो, और उसके बाद सुबह उठ करके 5 किलोमीटर का चक्कर मारो। कितने लोग कर सकते हैं 5 दिन फास्टिंग के बाद? 5 दिन आपको फास्टिंग करना है, व्रत। अब व्रत के बाद 5 दिन बाद 5 किलोमीटर जाके दौड़ो। अब बिना व्रत किए खाना खाकर रात में बढ़िया से सुबह जाके दौड़ो, कौन सा आसान है? एनर्जी रहेगा तभी तो दौड़ पाओगे ना, इसके पास एनर्जी रहेगा तभी तो दौड़ पाएगा। इसका काम क्या है, एनर्जी के साथ दौड़ना। चलिए अब मान के चलिए एक लास्ट बच गया आपका ट्रांसपोंडर्स। ट्रांसपोंडर्स क्या होते हैं, जैसे मान के चलिए एक लगा हुआ रहता है इस प्रकार से एंटीना के जैसा, क्या होता है, एंटीना के जैसा। यह है आपका ट्रांसपोंडर, समझिएगा। और एक धरती पे जहां पे होता है, वहां पे लगे हुए रहते हैं ट्रांसपोंडर्स। जो भी सूचना टेलीमेट्री यहाँ पे प्राप्त करेगा, टेलीमेट्री ने प्राप्त किया, वो ट्रांसपोंडर की सहायता से यहाँ पे नीचे वाले भाग में भेजेंगे, एंटीना को भेजेंगे। तो ट्रांसपोंडर का काम क्या है, सूचना को नीचे प्रेषित करना। सूचना को इकट्ठा कौन किया, टेलीमेट्री। टेलीमेट्री से सूचना कहां पहुंचा, ट्रांसपोंडर के पास, और ट्रांसपोंडर ने उस लिंक को कहां भेजा, नीचे। और नीचे में एंटीना जो लगे रहते हैं, एंटीना उसको रिसीव करते हैं और चलता है। जैसे मान के चलिए आपके घर में डीटीएच होगा, आपके घर में एयरटेल डिश होगा, तो देखते हैं घर के ऊपर छोटा छोटा एंटीना लगा हुआ रहता है। पुराने जमाने में भी दूरदर्शन चलाने के लिए एंटीना होता था, बोलते थे घुमाओ। एक घर में देख रहा, हाँ हाँ ठीक आ रहा ठीक आ रहा, दूसरा फिर बोलेगा नहीं थोड़ा साउंड चला गया। आप शायद उस जनरेशन के नहीं होंगे, हमारे जनरेशन में वही चलता था। एंटीना हुआ करता था घर के बाहर एक लंबे से खंभे में, और वो ऐसे करके निकला हुआ था लंबा सा, उसके अंदर कुछ बने हुए रहते थे एल्युमिनियम का, और उससे एक तार आता था, नीचे एम्पलीफायर होता था, एम्पलीफायर में वो कनेक्ट होता था, रिसीवर था वो सब। वो एंटीना क्या करता था, जो ऊपर से आकाशवाणी आ रही है, चाहे जो भी आ रहा, उसको कैच करता था, और कैच करके एम्पलीफायर के जरिए आपके टीवी में प्रदर्शित होता था। तो यहाँ पे भी एक एंटीना होता है,
मेन एंटीना जो पूरे का पूरा सबको रिसीव करता है, उसके बाद यहां से डिस्ट्रीब्यूट होगा हर जगह। एंटीना लगा हुआ रहता हर जगह। यहाँ पे एक एंटीना लगा हुआ, कहाँ पे? आप जाइए गोविंदपुर वाले रास्ते में, एक पहाड़ी है, पहाड़ी पे देखिए एक बड़ा सा एंटीना लगा हुआ। अगर जो उस रास्ते के होंगे उनको पता होगा, या तो कभी भी जा रहे हैं तो एक बार आंख उठा कर देख लीजिएगा, पहाड़ पे कुछ दिखेगा आपको, बड़ा सा एंटीना लगा हुआ। पहले एक प्रश्न आया करते थे, दूरदर्शन का पहला टावर कहाँ लगा? एक दिल्ली में था, DD1 का टावर था, बहुत बड़ा टावर लगा हुआ था, खड़ा था एकदम टावर। देखा था मैंने उसको, ISBT के आसपास में था वो, बड़ा शानदार टाइप का दिखता था। अभी भी आप देखते हैं कि मोबाइल आप जब चलाते हैं ना, तो आपके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं टावर खड़ा होता है। उस टावर पे छोटे छोटे देखिएगा कुछ ना कुछ गोल गोल करके लगे हुए रहते हैं। वो सब क्या है? ट्रांसपोंडर्स हैं। ऊपर का ट्रांसपोंडर्स नीचे के ट्रांसपोंडर्स को क्या करता है? सूचनाएं देती है, वहां से फिर आपके मोबाइल में सूचनाएं आती है। आपने किसी का फोटो खींचा और भेज दिया, अब इनका फोटो आया, ये फोटो कैसे जा रहा भाई? हम यहां से निकला तो दिख तो नहीं रहा रास्ते में फोटो। ये सब पढ़ेंगे कि कैसे आखिर फोटो गया, संचार में पढ़ेंगे। वो फोटो पहले कौन सा व्यू बना, फिर उसके मोबाइल में फोटो खुल गया, पहले से क्यों नहीं होता था? तो सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा समझेंगे तो अपने आप आएगा। ये बहुत अच्छा चीज है, जनरल चीज है, आपको समझना पड़ेगा। साइंस टेक है, मानते हैं कि थोड़ा सा हार्ड है, जिनका बैकग्राउंड एकदम हिस्ट्री है, जिनका बैकग्राउंड एकदम कॉमर्स है, उनके लिए बहुत हार्ड चीज है। बट अगर मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा हूं कि मैं आपको समझा दूं, और आपको अगर समझ में आ गया तो मेरा प्रयास सफल होगा। आपको भी पूरा प्रयास करना होगा कि आपको भी इसको समझना होगा, क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री या ज्योग्राफी नहीं है, ये बहुत आसानी से आपके माइंड के अंदर चला जाए। ये थोड़ा सा हार्ड चीज है। चलिए देखिएगा, यहां तक आपको समझ में आया कि पावर सिस्टम क्या होता है? ये समझ में आया बस क्या होता है? ACS क्या समझ में आया? TCS क्या समझ में आया? टाटा कंसल्टेंट सर्विस नहीं है, यहाँ पे टेलीमेट्री कमांड सिस्टम है, याद रखिएगा। और ये ट्रांसपोर्टर समझ में आया? एक एंटीना जो लगा हुआ रहता है, सूचनाओं को क्या करता है? धरती पे प्रकाशित करता है। ये सारी चीजें होती है टेलीमेट्री कमांड सिस्टम के अंतर्गत होती है। अब हम पढ़ेंगे, 2 टॉपिक हमारा हुआ, हमने 3 टॉपिक की बात की थी। अब जो टॉपिक आने वाला है बहुत बड़ा टॉपिक आने वाला है। थोड़ा सा रंजित कैमरा बंद कर देना। एक बात करते हैं, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, यानी उपग्रह के प्रकार पे हम बात करते हैं। देखिए मेनली 3 प्रकार के उपग्रह होते हैं जो आपके लिए यूजफुल है। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक सबसे पहले हम बात करेंगे नेविगेशन के बारे में। नेविगेशन, नौवहन, हिंदी में क्या बोलते हैं? नौवहन। एक हम बात करेंगे कम्युनिकेशन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संचार। एक और हम बात करेंगे रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग, हिंदी में बोलते हैं सुदूर संवेदी उपग्रह। उपग्रह के 3 प्रकार हैं, एक है नौवहन उपग्रह, एक है संचार उपग्रह, एक है सुदूर संवेदी। नौवहन जो होता है ये स्पेशली आपको लोकेशन बताने के लिए होता है, समझेंगे हम इसको डिटेल से। किसके लिए होता है? लोकेशन बताने के लिए। कम्युनिकेशन जो होता है ये आपको फोन के लिए है, आपको इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए है। किसके लिए है? इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए है। आप जो वीडियो देख रहे हैं अभी, जियो दे दनादन, आप जियो पे देखे IPL मैच, कौन सा संचार से मिल रहा? कम्युनिकेशन उपग्रह से मिल रहा हो। और कम्युनिकेशन उपग्रह कल खराब हो जाए सारे, जी सेट हमारे जितने भी कल खराब हो जाए, तो कल से आपका IPL बंद हो जाएगा, आपके फोन बंद हो जाएंगे। आप बिना फोन के, फोन रहेगा चलेगा, बस क्या पुराने फोटो को देखते रहिए, गूगल बंद, सब बंद, पुराना फोटो वैसे ही बच जाएगा और कुछ नहीं बचेगा। मतलब एक बॉक्स बचेगा, इस बॉक्स में जो जो सेव है वही चलेगा।
अगर लिंक नहीं है तो। एक लिंक मिलता है, आपका रिचार्ज खत्म होता है तो क्या होता है? कुछ नया चीज आता है? नहीं। कुछ दिन बाद फोन आना भी बंद हो जाता है। ठीक है। और ये सुदूर संवेदी जो है, ये हम पर्यावरण का अध्ययन करते हैं इसके जरिए। क्या करते हैं? जो हमारा इन्वायरमेंट है उसका अध्ययन करते हैं, खनिज ढूंढते हैं, महासागरों का अध्ययन करते हैं। इस पे हम बात करेंगे। तो पहला हमारा जो होने वाला है टॉपिक वो है नेविगेशन पे हम बात करेंगे। और नेविगेशन पे बात करेंगे उससे पहले आप लोगों से हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि नेविगेशन के बारे में आपके पास जानकारी कितनी है। नेविगेशन सैटेलाइट, इसमें आपके पास कितनी जानकारी है? नौवहन उपग्रह। चलिए, ये पहला हमारा है। किन्हीं के पास इसके बारे में कुछ जानकारी है तो थोड़ा बहुत बताइए हमको, फिर हम इस पे आपसे चर्चा करेंगे। चलिए, ये क्लास पूरा आज नौवहन पे ही खत्म हो जाएगा। हम लोग आज रिमोट सेंसिंग नहीं पहुंच पाएंगे, ना हम लोग आज आगे पहुंच पाएंगे किसी चीज में, क्योंकि बड़ा शानदार टॉपिक है। मैं आपको बता देता हूं, यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था 2018 में, मेंस का क्वेश्चन है, सुन लीजिएगा। IRNSS भारत के लिए क्यों जरूरी है, उसी के ऊपर बात करना था। अब IRNSS बहुत लोगों को पहली बार सुन रहे होंगे, होता क्या? सुन रहे हैं ना? ये होता क्या? और क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ रखा, तो इस पे बातें करनी होगी खुल करके। आज 1.5 घंटा का क्लास जाएगा इस पे, पूरा का पूरा इसके ऊपर। उसमें सारे के सारे टोटल सैटेलाइट आपको नजर आ जाएंगे कि क्यों आपके लिए जरूरी है। और इसमें ऑर्बिट का जरूरत पड़ेगा। लास्ट क्लास में जो ऑर्बिट हमने पढ़ा था, उस ऑर्बिट पे हमें चर्चा करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ऑर्बिट इसलिए मैंने पूरा का पूरा लास्ट में 2 घंटा का क्लास दिया ऑर्बिट का, कि आगे के क्लास में जाकर के ऑर्बिट से रिलेटेड कोई समस्या ना हो। थोड़ा सा हम यहाँ पे कुछ बैंड के बारे में बात करेंगे, जैसे एल बैंड, एस बैंड, के बैंड, सी बैंड, कई प्रकार के बैंड होते हैं। हर सारे फ्रीक्वेंसी जो होते हैं ना, वो फ्रीक्वेंसी किसी न किसी बैंड से निकलते हैं, उस बैंड पे चर्चा करेंगे। तो ये टॉपिक को जब हम पढ़ेंगे ना, तो इसमें 2-3 चीज बात करेंगे। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे, यानी संकल्पना। इसके अंदर भी मैं टॉपिक लिख रहा हूं कि हम कहां बात करने वाले हैं। इसके कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, संकल्पना के ऊपर। इसमें हम बात करेंगे इसके संरचना के ऊपर, इसके स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे, स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे, संरचना के ऊपर। आखिर नेविगेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, संकल्पना क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। थोड़ा डिटेल जा रहे हैं, कोई समस्या है आप लोग? कोई समस्या नहीं, डिटेल जा रहा हूं तो। इसके संरचना पे बात करेंगे। एक बात करेंगे इसके टाइप पे, यानी प्रकार पे। अब देखिएगा, पहले तो हमने बात किया सैटेलाइट के प्रकार, बात किया ना कि सैटेलाइट के कितने प्रकार होते, तो 3 प्रकार। तो पहला प्रकार हमने उठा लिया नेविगेशन। अब नेविगेशन के अंदर भी उसका टाइप होता, तो नेविगेशन के टाइप की भी हम बातें करेंगे। एक हम बात करने वाले हैं जो विश्व की यानी वर्ल्ड की मेन नेविगेशन सिस्टम की, विश्व की प्रमुख नौवहन प्रणालियां कौन कौन सी है। जैसे हम बात करते हैं जीपीएस, जो आपके मोबाइल में है, ये क्या एक नेविगेशन सिस्टम है। अभी जो मैंने बात किया IRNSS, ये क्या एक नेविगेशन सिस्टम है। बिडू 1, बिडू 2 यानी बाइडू, वो भी एक नेविगेशन सिस्टम है। गैलीलियो नेविगेशन सिस्टम है। जैसे बीडू को ही कंपास कहा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना बाद में। उसके बाद आपका गैलीलियो आ गया, ग्लोनास हो गया, उन सब पे बात करेंगे। ये सब विश्व की क्या है, प्रमुख नेविगेशन प्रणाली है। एक बात करेंगे लास्ट IRNSS के बारे में डिटेल से। क्यों? ये हमारा है, अपना है, ये भारत का है। तो क्या अपने बारे में जानकारी लेना बनता है कि नहीं बनता है? अपने बारे में इतना जानकारी रखिए ना कि कोई आपके बारे में कभी कुछ सवाल पूछ दे
तो आपके पास कम से कम अपने बारे में तो आंसर होना चाहिए। और जब यूपीएससी में इंटरव्यू में जाते हैं ना आप, या किसी भी पीसीएस बोर्ड के इंटरव्यू में जाते हैं, तो ज्यादा प्रश्न आपसे जुड़ा हुआ होता है, आपकी हॉबी से, आपके कार्यों से, आपके जीवन से जुड़ी हुई परेशानियों से, या अपने जीवन में क्या क्या आगे सपने देख रखे हैं उससे प्रश्न होते हैं। तो यूपीएससी ये कोशिश करेगा कि अगर हम वैश्विक परिवहन प्रणाली की पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें हम सबसे ज्यादा अगर जानकारी रखें किसी के बारे में, तो किसके बारे में रखें? हम जानकारी रखेंगे अपने वाले के बारे में। अपना देश महान है, एक महान देश की महान प्रणाली के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम 47 में आजाद हुए, हमारे पास पैसा नहीं था, गरीबी थी, वहां से निकल के हमने इसको बनाया, इस पे हम काम कर रहे हैं, ये हमारा काम पूरा हो चुका है, इसके बारे में सबसे खास रूप से जानना होगा। और यूपीएससी ने इसी से 2018 में एक प्रश्न पूछा है मेंस का। इसमें कुछ और भी चेंजिंग आएगी, तो आगे भी प्रश्न आ सकते हैं यहाँ से, पीटी में भी और मेंस में भी। तो यहाँ से हमें जानकारी लेनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज संकल्पना के ऊपर, कॉन्सेप्ट के ऊपर, कि कॉन्सेप्ट क्या है इसका। देखिएगा, समझते जाइएगा चीजों को। मैं क्या करूंगा, इसका भी एक पीडीएफ बना करके, जो अभी कर रहा हूं इसका भी पीडीएफ आपको दे दूंगा, यहां से पीडीएफ निकाल लूंगा, ठीक है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट देखिएगा, दुनिया में किसी भी चीज का अगर एक्यूरेट लोकेशन निकालना है तो कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ती है। मैंने पहले ही क्लास में पढ़ाया था कि जो हमारा स्पेस है 4 डायमेंशनल है, पढ़ाया था, याद है? हमारा स्पेस कैसा, अंतरिक्ष 4 डायमेंशनल है, 4 विमीय है। पहले 3 विमीय बात करते थे, अब क्या है? 4 विमीय है। आधुनिक साइंस की बात करें तो यहां से चीजें निकलेगी। तो पहले हम देखते हैं, मान के चलिए कोई वस्तु है, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति या कोई पिंड है। अब इसकी हमको एक्यूरेट लोकेशन निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हमें इसकी अक्षांशीय स्थिति, अवस्थिति, यानी इसको हम क्या बोलते हैं? लेटिट्यूडनल, लेटिट्यूडनल पोजीशन हमें पता होना चाहिए। समझिएगा, किसी का लोकेशन आप बताइएगा, ऐसे नहीं बता पाइएगा। एक आपको चाहिए क्या? देशांतरीय, ये समझ लीजिएगा, अवस्थिति, यानी इसको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल। एक क्या चाहिए था आपको? ऊंचाई, चाहिए कि नहीं चाहिए? यानी एल्टीट्यूडनल। और क्या चाहिए बताइए? इसको हिंदी में बोलते हैं ऊंचा वच, याद रखिएगा, ऊंचाई, ऊंचा वच। और एक क्या चाहिए? टाइम, एक चाहिए टाइम, यानी समय का पता होना चाहिए, तब किसी व्यक्ति की एक्यूरेट स्थिति निकलेगी। समझिएगा इसको, इस पिक से। ये वर्ल्ड है, अगर ऐसे लाइन को हमने खींचा है, कौन सा लाइन है? लेटिट्यूड लाइन है। अगर हम इस प्रकार से लाइन को खींचते हैं, ये कौन सा लाइन है? लॉन्गिट्यूड है। अब कोई व्यक्ति यहां पे खड़ा है इस पॉइंट पे, तो क्या हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते कितना एल्टीट्यूड पे है, कितना लॉन्गिट्यूड पे है और कितने लैटिट्यूडनल अवस्थिति में है? निकाल करके, और एक व्यक्ति यहां पे खड़ा है, तो दोनों के बीच के टाइम को बता सकते हैं कि यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा, या कौन कहां पे खड़ा है। तो सबसे पहले यही चीज होता है। तो कॉन्सेप्ट में, अगर कॉन्सेप्ट में हमें एक परिभाषा तैयार करना हो नेविगेशन का, हम इससे नेविगेशन सिस्टम का एक परिभाषा को निकाल सकते हैं इन्हीं वर्ड से। अलग से हमें मेहनत नहीं करना। अगर परिभाषा को रटोगे तो नहीं समझ में आएगा। तो सिंपल सा है, अंतरिक्ष में स्थित किसी भी वस्तु, व्यक्ति या पिंड, देखिए इसी से निकाल रहा हूं, अंतरिक्ष में स्थित किसी भी वस्तु, व्यक्ति या पिंड की अक्षांशीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति, ऊंचाई, ऊंचावच स्थिति
को समय के साथ मिलाप करके किसी भी व्यक्ति के एक्यूरेट पोजीशन को हम जान सकते हैं। इसी को नौवहन प्रणाली कहते हैं। क्या परिभाषा नहीं निकल गया? अंतरिक्ष है हमारा जो स्पेस है, स्पेस में कोई भी वस्तु ऑब्जेक्ट हो उसके लिए लैटिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल, एल्टीट्यूडनल और टाइम का प्रयोग करके उस व्यक्ति की एक्यूरेट स्थिति हम निकाल लेंगे। यही क्या है? यही नौवहन प्रणाली है, नौवहन उपग्रह है। आपसे पूछेगा नौवहन उपग्रह क्या है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करें तो सबसे पहले तो परिभाषा ही लिखना होगा ना। तो परिभाषा ये हुआ। चलिए कोई खड़ा होकर यहाँ पे इसी को देखते हुए इसका परिभाषा बता सकता है? अभी जो मैंने बात किया, अनिशा बताइए, थोड़ा तेज लाउड बताइएगा। लॉन्गिट्यूडनल एल्टीट्यूड और टाइम को निकाल के किसी भी इंसान का एक्यूरेट टाइम निकाला जा सकता है। नेविगेशन बोलते हैं। तो ये जब हम बढ़ जाइए, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, पिंड को अंतरिक्ष में उपस्थित उपग्रह के माध्यम से उसका स्थान, अक्षांशीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति, ऊंचावच और समय के, स्थानीय समय के साथ उसका निर्धारण करके उसके जो पोजीशन को हम बताते हैं, यही नेविगेशन सिस्टम है। अब नेविगेशन सिस्टम समझ में आया? मतलब नेविगेशन सिस्टम किसी भी व्यक्ति के एक्यूरेट पोजीशन को बता देगा। अभी मान के चलिए आपका एक्यूरेट पोजीशन निकालना होगा तो नेविगेशन सिस्टम से आपका निकल जाएगा। लोग निकाल के बता देंगे कि आप कहाँ पे खड़े, आप कहाँ बैठे हुए, किस जगह पे, ये निकल जाता है। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, कोई आपको बोलता है कि अपना लोकेशन भेज दो, एक रास्ता बन जाता है लोकेशन में, आप उसी को फॉलो करके पहुंच जाते हैं। क्या नेविगेशन सिस्टम है? वो आपको रास्ता बता रहा है, एक्यूरेट पोजीशन। वो कैसे निकला? सबसे पहले जीपीएस ने क्या किया, उस व्यक्ति की अक्षांशीय स्थिति को ट्रैक किया, उसने क्या किया, उसके देशांतरीय स्थिति को ट्रैक किया, उसके ऊंचावच को ट्रैक किया और जो समय निकला टोटल बता दिया। और आपको वहां पे लिखा हो रहेगा कि मैक्सिमम ड्यूरेशन इतना लगेगा, और बीच में जो बाधाएं हैं, जो ट्रैफिक दिख रहा है वहां पे, उसको लाल लाल से कर दिया। इतना आप लेट भी हो सकते हैं। आता कि नहीं मैप में आता? तो यही आपका नेविगेशन सिस्टम है। ये इसका कॉन्सेप्ट है। इसका क्या है? ये संकल्पना है। तो संकल्पना में तीन चीज आपको मिला, ये चीजें मिली। देखिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, तीन कॉन्सेप्ट, दो तीन कॉन्सेप्ट है जो साइंस के कॉन्सेप्ट है, बाकी तो सब थ्योरियां हैं, बाकी तो सब ये ऐसे ऐसे चीज हैं जो इंफॉर्मेशन है। मान के चलिए गैलीलियो में कितने सैटेलाइट है, ये तो इंफॉर्मेशन है, कोई भी याद कर लेगा। वाइडू में कितने सैटेलाइट है? 35 सैटेलाइट है। IRNSS में कितने सैटेलाइट है? तो 7 सैटेलाइट है। ये इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन कोई हार्ड नहीं होता, हार्ड होता है कॉन्सेप्ट। तो तीन कॉन्सेप्ट पे हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। एक कॉन्सेप्ट हमारा ये हो गया कि किसी भी व्यक्ति के वस्तु व स्थिति को निकालने के लिए हमें इन चार चीजों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और हम देखते हैं, समझिएगा पहले कॉन्सेप्ट को। इसको बोलते हैं ट्राइलेटरेशन, और हिंदी में भी इसको बोलते हैं, पढ़िएगा हिंदी में, ट्राइलेटरेशन है ना। अच्छा हिंदी, चलिए जाकर हिंदी में ढूंढिएगा, इसी को याद रखिएगा, ट्राइलेटरेशन को। ट्राइलेटरेशन है क्या? कभी किसी ने सुना ट्राइलेटरेशन के बारे में? ये है क्या? ऊपर से नहीं ना जा रहा आपके? ऊपर से जाएगा तो बता दीजिएगा, आसान चीज नहीं है। ट्राइलेटरेशन है क्या? अब मान के चलिए गिरिसु है, गिरिसु इस जगह पे है खड़ी अर्थ का, तो गिरिसु का एक्यूरेट लोकेशन कैसे निकलेगा भाई? तो गिरिसु का एक्यूरेट लोकेशन निकालने के लिए हमें ट्राइलेटरेशन मेथड का इस्तेमाल करना होगा, विधि का इस्तेमाल करना होगा। आपसे अगर कभी भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ट्राइलेटरेशन क्या है, तो ट्राइलेटरेशन इज द मेथड जो हमें बताती है कि किसी का एक्यूरेट पोजीशन कैसे निकलेगा। सिंपल सा चीज है।
इसके पोजीशन को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मान के चलिए सिंपल सा, एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्या करता है, अपने से रेडिएशन को फेंकता है इधर उधर, और रेडिएशन से जब टक्कर होके आती है तो उसके पास आता है। तो मान के चलिए कोई व्यक्ति यहां पे खड़ा था, एक व्यक्ति यहां पे खड़ा था। अब यहां से रेडिएशन आया इस व्यक्ति के पास, समझिएगा यहां पे एक व्यक्ति है, और कितना टाइम लगा वापस जाने में, इसने कैलकुलेशन कर लिया कि ये जो व्यक्ति है इसके पूरे रेडियस में ये व्यक्ति कहीं पे, पूरे रेडियस में व्यक्ति कहीं पे इसके 5000 किलोमीटर में खड़ा है। एक्यूरेट पोजीशन नहीं पता, सिर्फ इसको ये पता चला कि इसके पूरे रेडियस में इसने सब जगह फेंका रेडिएशन, तो पता चला कि 5000 किलोमीटर में व्यक्ति कहीं पे खड़ा है। एक सैटेलाइट ने बताया। क्या एक सैटेलाइट से किसी का एक्यूरेट पोजीशन जान सकते हैं आप? अब बताइए, पता चला? नहीं। चलिए अब यहां पे दूसरा सैटेलाइट है, यहां पे ये दूसरा सैटेलाइट है, इसने भी रेडिएशन चारों तरफ फेंका, इसका एक रेडिएशन यहां पे आया। अब इसने भी एक क्या बनाया, एक इसने वृत्त, पूरा नहीं बना, पूरा वृत्त बनेगा, इसने भी एक वृत्त बनाया। अब इसको 2 पॉइंट मिला, जहां पे ये इसके पॉइंट को काट रहा था, एक पॉइंट ये काट रहा है। अब ये बता सकते हैं वो व्यक्ति या तो यहां पे खड़ा है या व्यक्ति यहां पे खड़ा है। 2 कैमरे के इस्तेमाल करके, 2 सैटेलाइट का इस्तेमाल करके हमें 2 पोजीशन मिले उस व्यक्ति का। अब तीसरा लाएंगे, मान के चलिए तीसरा, एक सैटेलाइट यहां पे है, अब इसने रेडिएशन फेंका, अब इसने एक निकाला कि यहां से ऐसे करके निकाला इसके पोजीशन को। अब क्या एक्यूरेट पोजीशन आ रहा किसी का? व्यक्ति कहां खड़ा था? इस पॉइंट पे। इसने पहले रेडिएशन फेंका, इसको पता चला कि इसके रेडियस में 5000 किलोमीटर पर है। इसने रेडिएशन फेंका तो इसको पता चला कि व्यक्ति या तो इस पोजीशन पे है या तो इस पोजीशन पे है। जब इसने तीसरे कैमरे ने इसको शूट करने की कोशिश की तो इसको यहाँ पे एक्यूरेट पोजीशन मिला। जब कोई पिंड तीनों सैटेलाइट में एक ही पोजीशन पे फाउंड हो जाते हैं, पाए जाते हैं, उसका एक्यूरेट लोकेशन वही होता है। तो आपको किसी भी व्यक्ति का या किसी भी पिंड का एक्यूरेट लोकेशन निकालने के लिए कितने सैटेलाइट चाहिए? कितने चाहिए? 3 सैटेलाइट की आवश्यकता आपको पड़ेगी किसी भी व्यक्ति का लोकेशन जानने के लिए। इसी को हम बोलते हैं ट्राइलेटरेशन। क्या हुआ? ट्राई मतलब क्या होता है? 3। ट्राइलेटरेशन मेथड से क्या करते हैं, हम किसी भी व्यक्ति का एक्यूरेट पोजीशन को जानते हैं। एक सैटेलाइट नहीं बताता, दूसरा में कहीं कंफ्यूजन होता है, एक्यूरेट कैसे निकलता है? यहां से निकलता है, तो यहां से आपको निकला। अब ये बताइए इससे हमें कैसा पिक मिलेगा किसी चीज का? ट्राइलेटरेशन से हमें पिक मिलता है 3 सैटेलाइटों से किसी का 2D का पिक मिलता है, 2 डायमेंशनल पिक मिला उसका, 2D। अब ये नहीं पता चल रहा है कि उस व्यक्ति की हाइट कितनी है, सिर्फ पोजीशन का पता चल रहा। क्या पता चल रहा? पोजीशन का, हाइट का पता नहीं चल रहा। तो समझिएगा मैं एक बस की बात कर रहा हूं, बस, बहुत देर से हम लोग बस की बात कर रहे हैं इंडिया के बारे में। चलिए एक ये कोई भी गाड़ी है, इस गाड़ी को इस सड़क से जाना है, इस सड़क के ऊपर में कुछ लोहे के नहीं लग जाते हैं, डिवाइडर लग गया लोहे का एक। अब इसको सड़क पे पार करनी है, तो बस ये लोहा है और बस की हाइट इतनी है, बस उसमें टक्कर कर जाएगा। 3 कैमरा पे हमने बता दिया कि ये रास्ता है, बस वाला चले जाओ। अब उसका हमें हाइट ही नहीं पता, एल्टीट्यूड ही नहीं पता, तो बस को ऊपर में टक्कर हो सकती है, तो क्या वो रूट उसके लिए सही होगा? नहीं। तो चौथा लगाएंगे हम सैटेलाइट को, तो चौथा सैटेलाइट क्या बताएगा? इस बस की हाइट को बताएगा, एक व्यक्ति की हाइट को बताएगा। 3 सैटेलाइट मिलकर पोजीशन बताते हैं और चौथा सैटेलाइट क्या बताता है? हाइट बताता है। तो देखिएगा चौथा सैटेलाइट क्या काम करेगा। चौथा सैटेलाइट आएगा तो व्यक्ति का क्या बताएगा? हाइट बताएगा, यानी एल्टीट्यूड बताएगा किसी भी चीज का।
अब एल्टीट्यूड बता दिया, सिंपल सा समझ लीजिए, एक प्लेन उड़ रही है, प्लेन उड़ रही है, अब वो पार हो रहा कहां से? दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति के पास से। कौन सा? सरदार वल्लभ भाई, उनकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वहां से जा रही है। अब जहाज को पता है कि हम उसी रूट में है, हमको ऊपर से पार होना है। अब हाइट पता ही नहीं है, जाके क्या करेगा? ठोक देगा। अब उसको पता है कि उस मूर्ति की हाइट इतनी है और हमारे प्लेन को उसके ऊपर से ले जाना है, तो तरीके से जाएगा ना, तो एक्सीडेंट कम होंगे, खतरा नहीं होगा। नहीं तो प्लेन बिल्डिंग में टकरा जाएंगे। नेविगेशन, प्लेन भी नेविगेशन सिस्टम से ही चलता है, उनको थोड़ा ऊपर से दिख रहा है रोड कहाँ है, दिखता है? वो नेविगेशन सिस्टम से उड़ते हैं, एयरपोर्ट पे उतर जाते हैं पूरी की तरफ पूरी। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है, इस प्रकार से हमें जब ये मिल जाते हैं टोटल 4 सैटेलाइट, तो हमें जो ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं? 3D। 4 सैटेलाइट किसी भी वस्तु का, किसी भी पिंड का, किसी भी व्यक्ति का 3D इमेज देता है। 3D इमेज का मतलब है उसकी हाइट भी इंक्लूड हो गई, पोजीशन के साथ क्या हो गई? हाइट। अगर हाइट और एल्टीट्यूड नहीं निकलेगा तो हम एक्यूरेट लोकेशन नहीं बता सकते किसी भी चीज का। मान के चलिए आंख बंद करके गोली मारना है और आपको बोल दिया गया वो व्यक्ति आपके सामने, एकदम जस्ट आपके सामने खड़ा है और उसको गोली मारना आपको, आंख बंद करके, और व्यक्ति को आपको दिखाया नहीं गया। अब तो आप आंख बंद किए हैं, सोचिएगा अच्छा व्यक्ति ऐसे है, हाथ ऐसे सीधा करेंगे गोली मार देंगे। अब वो व्यक्ति की हाइट इतनी थी तो गोली लगेगा उसको? क्यों नहीं लगेगा? आपने 2D इमेज पे काम किया। अगर आपके माइंड में 3D इमेज होता तो आप सीधे बंदूक को नीचे करते और उसको गोली मार देते। ये जरूरी है। कौन सा इमेज जरूरी है? 3D इमेज। तब जाकर के सिस्टम से काम चलेगा और चीजें दिक्कत नहीं होगी। मतलब किसी भी व्यक्ति का, आप समझिएगा, किसी भी वस्तु, व्यक्ति या पिंड का एक्यूरेट लोकेशन बताने के लिए क्या चाहिए? कितने सैटेलाइट चाहिए? 4 उपग्रह चाहिए। देखिएगा, मैं जैसे फालतू में नहीं बक रहा हूं, जो भी बक रहा हूं ना उसका एक इस्तेमाल होगा आगे, एक यूज होगा उसका आगे, कि कैसे 4, क्यों 4। इसको ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में देखेंगे कि 4 कैमरे का इफेक्ट क्या है, कैसे काम करता है 4 कैमरे। तो मान के चलिए सिंपल सा हम एक बात करते हैं, समझिएगा थोड़ा सा, एक ऑर्बिट के बारे में बात करते हैं। सिंपल सा एक ऑर्बिट के बारे में बात करते हैं। ये हमने ले लिया, ये समझिए हमारा मियो ऑर्बिट है। समझिएगा, मियो समझ रहे हैं? मियो ऑर्बिट में मैंने बताया था कि मियो ऑर्बिट की जो हाइट होती है वो कहां से कहां तक है? ये हाइट है। अब मैं थोड़ा सा यूएसए की बात करता हूं, रसिया की बात करता हूं। इन्होंने जो अपना सैटेलाइट छोड़ा है नेविगेशन का, इसको हम बोलते हैं, चलिए जीपीएस की बात करते हैं, जीपीएस बोलते हैं। उसने सारे सैटेलाइट को छोड़ा है 18,000 से 24,000 किलोमीटर के बीच में। यानी कौन सा ऑर्बिट हो गया? मियो हुआ, मध्यम कक्षा। यहां पर उसने सबको छोड़ा है। तो हमने बात किया था कि मध्यम कक्षा में जो एंगल बनता है कितने डिग्री का बन रहा था? 1 मिनट, ये बन रहा था 60 डिग्री का एंगल। तो 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए मान के चलिए कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो टोटल कितने खाने बन रहे हैं? 6 खाने। और हमने बात किया कि एक सैटेलाइट पूरे पे नजर रख सकता है, रख सकता है ना?
लेकिन एक व्यक्ति का एक्यूरेट लोकेशन 3D इमेज बनाने के लिए कितने सैटेलाइट चाहिए? 4 चाहिए। तो मतलब इसमें हमें कितने सैटेलाइट चाहिए इस एरिया के लिए? 4। इस एरिया के लिए कितने चाहिए? 4। कितने चाहिए? 4। कितने चाहिए? 4। यहाँ कितने चाहिए? 4। यहाँ कितने चाहिए? 4। कैलकुलेशन कीजिए कितना सैटेलाइट निकल रहा? 24। यानी पूरे अर्थ का एक्यूरेट लोकेशन देने के लिए, पूरे अर्थ का एक्यूरेट लोकेशन देने के लिए, मतलब जिसको आप कह सकते हैं ग्लोबल पोजीशनिंग के बारे में बताने के लिए, टोटल 24 सैटेलाइट चाहिए मियो में। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जीपीएस में अगर 24 सैटेलाइट होगा तो ग्लोबल होगा, ग्लोनास में अगर 24 सैटेलाइट होगा तो ग्लोबल होगा। इंडिया पास कितने सैटेलाइट है? 7 है। तो क्या इंडिया का कवरेज ग्लोबल है? नहीं है। देखिए हम तरीके से निकाल रहे चीजों को, इंडिया का कवरेज ग्लोबल नहीं है। अब इसीलिए अब आगे आएगा कुछ चीजें, हम टाइप पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे सैटेलाइट का। एक आता है ग्लोबल कवरेज का सैटेलाइट, एक क्या आता है? रीजनल। दो ही प्रकार के होते हैं, जिसके सैटेलाइट में अगर मियो में उन्होंने सैटेलाइट को छोड़ा है तो उसको कितने सैटेलाइट चाहिए? 4, एक एंगल को कवर करने के लिए। अब थोड़ा सा दूसरा एंगल देख लेते हैं। मान के चलिए उसने मियो में नहीं छोड़ा, ये लियो, ये मियो, उसने कहां छोड़ा है? जियो में छोड़ा है। तो जियो में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 120 डिग्री। 120 डिग्री। तो यहां पे कितने सैटेलाइट चाहिए? 4 4 4, यानी टोटल कितने सैटेलाइट चाहिए? 12 सैटेलाइट। अगर भारत ने यहां पे छोड़ा है जियो में, तो भारत को कितने चाहिए थे? 12, लेकिन भारत ने कितने बनाए हैं? 7। इस हिसाब से भारत का ग्लोबल नहीं हो रहा। यहां से क्या कर सकते हैं? सैटेलाइट से आप पूरे एरिया को कवर कर सकते हैं। अगर इसको जो नहीं समझ में आया होगा, पिछला क्लास का वीडियो एक बार देख लीजिएगा, बहुत बेटर समझ में आ जाएगा, पूरा समझा दिया इसको, ठीक है। तो जियो के लिए या एचईओ के लिए कितने सैटेलाइट चाहिए ग्लोबल के लिए? 12। मियो के लिए कितने चाहिए? 24 चाहिए। अब जिनका भैया 24 या 12 का हिसाब होगा वो ग्लोबल पोजीशनिंग होगा। इतना समझ में आया? अब देखिएगा टाइप पढ़ते हैं, अब तब हमें समझ में आएगा कि टाइप क्या है, ग्लोबल सिस्टम का टाइप क्या होता है। देखिएगा देखिएगा विश्व की प्रमुख नौवहन प्रणाली, विश्व की प्रमुख नौवहन प्रणाली यानी मेजर नेविगेशन सिस्टम ऑफ वर्ल्ड। आप बता सकते हैं इस आधार पे हम कितने भाग में बांट रहे हैं इसको? कितने भाग में बांटेंगे? हवा उड़ गया चेहरा से। कितने भाग में बांटेंगे? अभी मैंने बोला कितने भाग में बांटेंगे, बताइए। अरे 2 भाग में बांटेंगे भाई। एक बांटेंगे वैश्विक, क्या बांटेंगे? बांटेंगे वैश्विक में बांटेंगे, क्या बांटेंगे? क्षेत्रीय में बांटेंगे, यानी रीजनल में बांटेंगे। अभी बात किया ना हमने। अब वैश्विक में बात करेंगे, तो वैश्विक में बात करेंगे तो ग्लोबल, और इसको बात करेंगे तो क्या हो गया? रीजनल हो गया। अब इसका नाम देख लिए, ग्लोबल को हम कैसे लिखते हैं? ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। क्या लिखते हैं? ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसको क्या लिखते हैं? रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। और उसके आगे सिर्फ आई जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। देखिए हर चीज निकल के आएगा, रटना नहीं है। अब जब हम ग्लोबल की बात कर रहे हैं, वैश्विक की, तो हम देखेंगे वैश्विक में कौन कौन से सैटेलाइट हैं और रीजनल में कौन कौन से सैटेलाइट हैं, इस पे हम बात करेंगे। आप ही बता दीजिए वैश्विक में कौन कौन सा है, वैश्विक में बता दीजिए।
चलिए हम शुरू करते हैं। पहला जीपीएस, नाम सुने हैं? नाम सुने जीपीएस का? कहां से सुने हैं? मोबाइल में लगा हो आपका? आपके मोबाइल में नहीं है? आप गाड़ी में दूर जा रहे हैं, अपने मोबाइल में देखिए जीपीएस है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, मतलब वो आपको बताता है एक्यूरेट पोजीशन किसी भी देश का, किसी भी जगह का, किसी भी चीजों का एक्यूरेट पोजीशन मिलता है वहां से आपको। कैसे मिलेगा पोजीशन? तो सबसे पहले जीपीएस में क्या है कि जीपीएस का नाम एक्चुअली में है नौ स्टार। क्या नाम है इसका? ये नाम है, और इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्या नाम है इसका? नौ स्टार। इसमें टोटल जो आपके सैटेलाइट लगे हुए हैं, टोटल सैटेलाइट इसमें 30 सैटेलाइट है। इसमें आपके 32 सैटेलाइट है। कितने सैटेलाइट है? 32। आप कैलकुलेट कीजिए। और इसने अपने सारे सैटेलाइट को कहां लगाया है? मियो में लगाया है। तो अब आप ये बता सकते हैं कि ये ग्लोबल हुआ कि रीजनल हुआ? ग्लोबल के लिए कितना चाहिए था मियो में? 24। हिसाब से निकल गया। इसने मियो में लगाया, और मियो में कितने लगा के रखे इसने? 32 सैटेलाइट है इसके पास। आज 32 सैटेलाइट के साथ ये पूरे दुनिया का कवर कर रहा। और इसने जो सैटेलाइट बनाया था पहली बार, जो शुरुआत हुआ था, ये 1978 में सैटेलाइट बना। 1978 में सैटेलाइट बना। लेकिन ये 1978 में सिर्फ वहां के सेना के लिए यूज में होता था। समझिएगा छोटा छोटा चीज। 1978 में सैटेलाइट किसके लिए इस्तेमाल हो रहा था? सेना के लिए। सेना ने इसको इस्तेमाल किया, जैसे अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आम पब्लिक के लिए सैटेलाइट का इस्तेमाल कब शुरू हुआ? बताइए। आम पब्लिक के लिए सैटेलाइट का शुरुआत कब हुआ? 1994। कब से हुआ है? 1994 में ये पब्लिक इस्तेमाल में भी शुरू हो गया। ये है डिटेल, ये है पीटी का डिटेल। अब पीटी में क्वेश्चन आपसे पूछेगा जीपीएस में कुल कितने सैटेलाइट हैं? 32। जीपीएस के सैटेलाइट कहां पे लगे हुए हैं? मियो में। ये सब तो पूछेगा नहीं 78 या 94, बट यहां से क्वेश्चन आपको पीटी में पूछा जा सकता है। जीपीएस कैसा सिस्टम है? कैसा सिस्टम है? ग्लोबल सिस्टम है। क्योंकि ग्लोबल सिस्टम के लिए कितने सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है मियो में? 4। एक व्यक्ति का एक्यूरेट लोकेशन बताने के लिए कितने सैटेलाइट चाहिए? 4 चाहिए। अब उसी का हिसाब कर लीजिए, एचईओ में तो कितने हो जाएंगे? 12। यहाँ कितने हो जाएंगे? 24। अब देखिएगा भारत ने क्यों नहीं अपना ग्लोबल बनाया? ऐसा क्या कमी रह गया कि भारत ने ग्लोबल नहीं बनाया? बहुत खर्च आता है सैटेलाइट को भेजने में। सैटेलाइट को एक सैटेलाइट के पीछे 200 करोड़ का खर्च आता है, 200 करोड़। इंडिया ने अपने नेविगेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए मात्र 1500 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई थी। मात्र 1500 करोड़। तो 1500 करोड़ में ग्लोबल बनेगा? 24 × 2 4800 करोड़ के सैटेलाइट हो जाएंगे। उसको छोड़ना, उसको मेंटेन करना, हर वक्त उसको काम करना। क्या है? जीपीएस हम भाड़े पे लिए हुए हैं। जीपीएस का पैसा कटता है कि नहीं कटता? जीपीएस का पैसा कटता है, हम सब भाड़े पे लेकर चल रहे हैं सारी चीजों को। क्या सिस्टम है सब, कैसे चीजें वर्क कर रही है, कैसे फंक्शन कर रही है। तो ये है जीपीएस। जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आप खोलोगे फोन को, आपको एक्यूरेट लोकेशन बता देगा किसी भी व्यक्ति का। आप कहीं जा रहे हो, आप मान के चलिए आप तारापीठ मंदिर जा रहे हो, आप आगरा जा रहे हो, किसी भी जगह पे जा रहे हो, आप उस लोकेशन को डालो उसमें, वो क्या करेगा? आपका लोकेशन और वहां के लोकेशन को पहले फिक्स करेगा। कुछ समय का टाइम लेता है, और उसके बाद एक रूट देगा आपको। उस रूट में आपको जाना है। यहां तक बता देगा कि उस रूट में कहां कहां पे गतिरोध है। गतिरोध का मतलब ट्रैफिक, कहां कहां समस्याएं हैं, कहां कहां को ट्रैफिक रोक सकती है, ये सारी चीजें वहां पे देता है। तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में काफी कैमरे चाहिए, काफी खर्चीला होता है। और भारत क्या है? भारत को ज्यादा दुनिया में नहीं झांकना है। हम महान लोग हैं, भारत एक महान देश है। बस आसपास में दो हमारे पड़ोसी हैं, एक नालायक है,
एक थोड़ा सा चतुर लोमड़ी है। नालायक कौन है पता है आपको? नाम नहीं लेना है, बस समझना है। और लोमड़ी कौन है? नहीं नाम लेना, समझना है, ठीक है? तो लोमड़ी है। तो हमें क्या करना है कि हम, एक तो हमारा जो भूभाग है, हमारा जो देश है, एक सब कॉन्टिनेंट है भारत। अपने जो हमारा परिस्थिति है, एक ज्योग्राफिकल कंडीशन है, अपने आप में बहुत बड़ा। पहले तो हम घर के हर चीज को देख ले ढंग से, और हमने क्या किया, ऐसा सिस्टम बनाया कि हम अपने बॉर्डर से लेकर के 1500 किलोमीटर तक झांक सकते हैं। तो नालायक को भी देख लेंगे, लोमड़ी को भी देख लेंगे, ज्यादा दूर नहीं जाना है। और समय के साथ अगर और पैसा बढ़ता है तो धीरे धीरे इसको ग्लोबल पोजिशनिंग में बदलने में क्या लगता है, और सैटेलाइट ही तो लगाने हैं ना, लगा देंगे। तो अभी हमारा जो काम था, जो हमारा मकसद था, वो हम अभी काम कर रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे एक चीज, ये एक था हमारा जीपीएस। अब एक है ग्लोनास। क्या है उसका नाम? ग्लोनास। ये किस देश का है? ये है आपका रसिया का। देखिए ये लोग में बहुत दुश्मनी रहा दोनों के बीच में। इसके विकास पे अगर हम बात करें ग्लोनास का, तो बड़ा दुख होता है कभी कभी देख करके कि ग्लोनास के विकास में कितना समय लग गया। एक्चुअली में इसका विकास शुरू में ही हो गया था, शीत युद्ध से पहले। लेकिन जब रसिया का विखंडन हुआ, यूएसएसआर जब टूटा, इसका विकास अवरुद्ध हो गया, ये फंस गया विकास इसका। इसका विकास पूरी तरह से क्या हुआ, बंद हो गया। अब जब इसका विकास बंद हो गया, तो एक ताकतवर जब व्यक्ति आता है किसी देश में, जिसकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है, जो किसी भी दुनिया से लड़ सकता है, जैसे आईआर का पार्ट में मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा आईआर में मैं टच नहीं करूंगा। यूएसएसआर की हालत ऐसी हो गई थी टूटने के बाद कि वहां का एक राष्ट्रपति अमेरिका से संधि करने सोच रहा था, रसिया का, जो दोनों एक दो पोल में खड़े थे, इधर से ताकतवर इधर से ताकतवर। एक राष्ट्रपति तो ऐसा हुआ कि सबमिट में गया अमेरिका में, और दुश्मनी चलता ही था। शराब पी करके बैठ गया, होटल से बाहर निकला, शराब पी लिया और पी करके एक प्राइवेट कैब में बैठ गया, और उसको बोला कि घुमाओ, और रात भर घूमता रहा कैब में बैठकर। और क्या, खुफिया एजेंसी को पता चला कि रसिया का राष्ट्रपति अपने कमरे से गायब है। खुफिया एजेंसी की नींद उड़ गई, और अमेरिका में और उसमें दुश्मनी चलता है भाई, अमेरिका ने गायब करवा दिया क्या? ये तो जंग की बात हो जाएगी ना। और वो तो बेचारा पी के पड़ा हुआ था कैब में। अब ड्राइवर रात भर पूछ रहा, कहाँ छोड़ दे, कहाँ छोड़ दे, कहाँ छोड़ दे आपको? अब वो क्या बोले, पिया हुआ है, नशे में है, घुमाते रहो घुमाते रहो, पैसा भी नहीं था। तो राष्ट्रपति लोग पैसा लेके निकलता है क्या? प्रधानमंत्री पैसा नहीं लेके निकलता पॉकेट में? नहीं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पॉकेट में पैसा नहीं होता, उसके बगल में कोई होता है जो बिल चुकाता है सब। वो लोग पैसा लेके क्यों जाएगा? कभी देखो प्रधानमंत्री को पैसा देते हुए कि 4 समोसा का पैसा काट लो 20 रुपया? ऐसा हुआ है? मोमोज खाया 30 रुपये प्लेट काट लो। प्रधानमंत्री क्यों पैसा देगा? उसके सेवा में लोग हैं, वहां सरकारी फंड से पैसा कटता है। तो उसके पास पैसा भी नहीं था, ड्राइवर थक गया, पैसा भी नहीं दिया, जिस होटल के पास उठाया था उसी होटल के पास फेंक के चला गया। फिर वापसी हुआ, अब राहत का सांस लिया दुनिया, बच गया भाई। अमेरिका राहत का सांस लिया कि रसिया का राष्ट्रपति मिल गया। ये कंडीशन हो गया तो उस मुल्क का। तो क्या आपको लगता है वो देश उस समय विकास कर पाएगा साइंस टेक का? जिस देश का राष्ट्रपति ऐसा हो जाए, जो देश की गरिमा गिर जाए, वो देश का विकास कर पाएगा? नहीं कर पाया। जब व्लादिमीर पुतिन, जो अभी राष्ट्रपति है, जब ये राष्ट्रपति बने, दोबारा इसको शुरू किया और इसको एक वैश्विक प्रणाली के रूप में स्थापित करने का श्रेय उनको जाता। ये 1978 से चला रहा, और पुतिन ने इसको जब किया तो लगभग 2011 के आसपास किया। तो इसमें जो ग्लोनास में जो टोटल सैटेलाइट है, ग्लोनास में टोटल सैटेलाइट की संख्या 31 है। कितनी संख्या? 31 है। सारे डिटेल मिल जाएंगे आपको लिखा हुआ। ग्लोनास में कितने सैटेलाइट हैं? 31। और यहाँ पे कितने सैटेलाइट हैं? 32। तो दोनों में एक सैटेलाइट का फर्क है। अब बताइए, जब ये लोग बना रहे हैं, पूरा यूरोप मिलकर एक एजेंसी बना के रखा है जिसका नाम है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, हम उस पर बात करेंगे। यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये भी अपना जीपीएस बना रहे हैं, बना चुके हैं।
तो इनका जो सिस्टम है इसको हम लोग बोलते हैं गैलीलियो। गैलीलियो में इन्होंने टोटल जो लगाया है 30 सैटेलाइट फिक्स किया। पूरे यूरोप के कंट्री मिलकर कितने सैटेलाइट फिक्स किए हैं? 30। तो 30 कहां पे फिक्स है? गैलीलियो में। इसका नाम है, क्या नाम है इसका? गैलीलियो। रसिया का क्या नाम है? ग्लोनास। अमेरिका का क्या नाम है? यानी 9 स्टार। और इसका क्या नाम है? गैलीलियो। गैलीलियो में कितने हैं? 30। अब एक चाइना बना रहा, चाइना का सुन लीजिए, चाइना बाइडू। चाइना का क्या नाम है? बाइडू। ये बना रहा 35। कितने सैटेलाइट लगा रहे हैं? 35। अरे भैया 24 से भी काम चल जाता। चाइनीज सामान है, जितना बनाना बना के डाल दो, खराब तो हो ही जाएगा। क्या उम्मीद कर सकते हैं इससे? ये क्या दिखाना चाह रहा है कि हमारे सैटेलाइट अमेरिका से ज्यादा होंगे, हमारे सैटेलाइट रसिया से ज्यादा होंगे, हमारे सैटेलाइट यूरोपीय एजेंसी से ज्यादा होगी, ये दिखाना चाहता। तो दिखावा क्यों? 24 सैटेलाइट इनफ है, आप दिखा रहे हैं, दिखाओ। तो ये टोटल कितने सैटेलाइट इनकी संख्या आ रही है? 35। कितनी आ रही है? 35। इसको हम लोग बोलते हैं बाइडू 2, या इसको हम कंपास के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, किस नाम से जानते हैं? कंपास के नाम से। चाइना वाला को कंपास बोलते हैं, अमेरिका वाला को 9 स्टार बोलते हैं। ये सब पीटी में आएगा ना तो आपसे बन जाएगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं। आगे हम बात करते हैं RNSS के बारे में। ध्यान से समझिएगा, अपना वाला आ गया। किसका आ गया? अपना देश वाला। और हमारा देश, महान देश भारत देश, हमारे वैज्ञानिक महान है। मैं हंसी मजाक में नहीं बोल रहा हूं, सीरियसली बोल रहा हूं। 1500 करोड़ में इन्होंने बना दिया, मात्र 1500 करोड़ में इन्होंने बना दिया, जहां पे उनको टाइम लगता है, पैसा लगता है। सोचिए, इतनी बड़ी बात है भारत के लिए। भारत ने जो बनाया इसका नाम है IRNSS नाविक। एक्चुअली में इसका नाम रखा गया था IRNSS। हमारे प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इसको नाविक बोल दिया, तब से इसका नाम क्या हो गया? नाविक जुड़ गया। अब नाविक का फुल फॉर्म निकालने जाइएगा ना तो 100 वर्ड का एक आंसर निकल जाता है, इसलिए उतना फुल फॉर्म में मत जाइए। इतना समझिए कि नाविक जो है इसमें कितने सैटेलाइट है? टोटल कितने सैटेलाइट हैं? 7 सैटेलाइट है। और भारत ने अपने सारे सैटेलाइट को कहां पे रखा है? जियो में कहां पे रखा है? ये जियो हम किसको बोलते हैं? जियो स्टेशनरी को। किसको बोलते हैं? जियो स्टेशनरी को। एक क्या हमारा? जियो सिंक्रोनस। यहां पे भारत ने अपने सैटेलाइट रखे हैं। 3 को यहां रखा है और 4 को यहां पे रखा है। 3 को यहां पे रखा है, 4 को यहां पे रखा है। दोनों कक्षा के बारे में मैंने बताया था, समझिएगा। ये जो बताया था मैंने आपको, ये बताया था कि भूमध्य रेखा के 0 डिग्री का एंगल बनाती है। और ये हमने बताया था कि ये जो 0 डिग्री का एंगल ना बनाए, जो एंगल बना ले। तो ये हो गया हमारा, मान के चलिए ये हमारा अर्थ है। इसको हम ऐसे करके भी रख सकते हैं, जो हमने रखा है यहाँ पे, ये 29 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये है। और ये किस एंगल पे है? 0 डिग्री के एंगल पे। ये हम पूरा का पूरा कवर कर रहे हैं, कुछ कारण है, बात करेंगे। यहां से आपका काम शुरू होता है मेंस का। क्या काम शुरू होता है? ये जो भारत का IRNSS है, भारत को इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? पहला समझिएगा ध्यान से, आवश्यकता क्यों पड़ी। दूसरा, भारत को इससे लाभ क्या है। इन 2 चीजों को आपको जिक्र करना है। चलिए पीछे से बताइएगा। थक गए सब? थक गए? चेहरा सबका हवा उड़ा हुआ है। यह पूरा समझने का कोशिश कर रहे हैं पूरा ताकत से। नया समझ के ही जाना है, छोड़ना नहीं है। बिना समझे जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। सिंपल सा है, चीजों को पार्ट पार्ट में समझना है। कॉन्सेप्ट समझ गए, टाइप समझ गए, पार्ट पार्ट में समझिए। एक साथ सोचिएगा सब मिला ले तो दिक्कत हो जाएगा। कि इससे पहले कभी पढ़े थे सब चीज? तो थोड़ा सा तो हार्ड लगेगा बाबू। अब हम कुछ कर नहीं सकते इसमें। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग अपने IRNSS के बारे में। क्या है ये, कैसे काम करता है।
हमने 7 उपग्रह छोड़ा है और 7 उपग्रह कितने हाइट पे है जी? वो कितने हाइट पे हमारा फिक्स है? 36,000। ये जो हाइट हमने रखा है कितना किलोमीटर रखा है? मैं इसे पढ़ा चुका हूं, इसलिए कुछ लोगों को जो नहीं होंगे उनको दिमाग तो खराब होगा ही, जो नहीं होंगे दिमाग तो खराब होगा ही, जो ऑर्बिट समझे उनको दिमाग खराब नहीं होगा। आवश्यकता क्यों थी और लाभ क्या क्या है, इसी पे चर्चा करना। चलिए, फर्स्ट, क्या जरूरत थी भारत को इसको बनाने की, जब अमेरिका हमें दे ही रहा था जीपीएस? चलिए, सही है। देखिएगा, हमने जो IRNSS को, 2-3 चीज और देख लीजिएगा, इसे जो छोड़ा है हमने इसको 2013 में पहला उपग्रह इसका छोड़ा। इसमें टोटल कितने हैं? इसमें टोटल उपग्रह कितने हैं? 7 है। हमने पहला छोड़ा इसको 2013 में, इसको हमने नाम दिया IRNSS-1A, ये नाम दिया उपग्रह का। और हमने क्या किया, इसको अप्रैल 2017 तक हमने इसको सारे उपग्रह को छोड़ दिया। तो टोटल हमने यहां पे कहां छोड़ा था? 7वां उपग्रह छोड़ा था, 7वां उपग्रह छोड़ा। तो नाम कैसे इसका पड़ा देखिएगा, एक पड़ गया 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, साथ हुआ 1H। ऐसे हमारे इस उपग्रहों का नाम है। ये जो सैटेलाइट है ये एक सीरीज में है, जिनको हमने बारी बारी छोड़ते गए हैं। क्या नाम दिया? IRNS 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1H, यानी 7 छोड़ने थे। क्या? अच्छा जी, 7 हमने टोटल छोड़े। चलिए, गड़बड़ हो गया, ABCD भूल गया था। चलिए, तो जी में छोड़ा। लेकिन क्या हुए, जब हम छोड़ रहे थे इन उपग्रहों को, इसमें से एक उपग्रह का परमाणु घड़ी खराब हो गया। समझिएगा, इसमें से एक उपग्रह का परमाणु घड़ी क्या हुआ? खराब हो गया। तो परमाणु घड़ी समय बताने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर समय ही एक्यूरेट नहीं बताएगा तो क्या पोजीशन सही से आ पाएगा? तो खराब हुआ तो किसका खराब हुआ? इनमें से जो खराब हुआ 1A का खराब हुआ था। किसका खराब हुआ था? 1A का। इसका खराब हो गया। इसके जगह हमने रिप्लेस करके दूसरे को भेजा। रिप्लेस करके क्या भेजा? दूसरे को भेजा। तो दूसरे को भेजा तो उसका नाम हम क्या देंगे आगे? 1H, आया ना H? अगला को नाम दे दिया H। इसको हमने रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस का मतलब है ना, उसको ले आया। खराब हो गया पड़ा रहे, उसके जगह हमने 1 डाल दिया। और फिर क्या हुआ, तो 1H चल रहा। लेकिन इसमें भी क्या हुआ कि जब हम इसको दोबारा छोड़ने जा रहे थे तो हम इसको छोड़ते हैं PSLV रॉकेट से। PSLV जो रॉकेट है, इससे हम उस पर भेजते हैं। इसमें भी एक खराबी आ गई थी, जिस कारण हमारा एक और बर्बाद हो गया था। तो टोटल अभी तक हमारे कितने गए हैं? 9 गए हैं। कितने गए हैं? 9 गए हैं। 9 में से 7 क्या है? ऑपरेशनल है। 2 खराब हो गया। तो आपसे पूछेगा IRNSS के लिए टोटल कितने सैटेलाइट हम अभी तक छोड़ चुके हैं? 9, जिसमें 2 क्या हो गया था? एक तो जल गया था जाते समय ही, PSLV में जल गया था, और एक क्या हुआ था? खराब हो गया था। अभी कितने हमारे पास है? 7। और हमेशा याद रखिएगा, 2 सैटेलाइट को स्टैंड मोड में रखा जाता है कि अगर में कुछ भी खराबी हो गई ऊपर में, नीचे से क्या करेंगे? एक और ऊपर भेज देंगे, इसलिए भेजा जाता। ये थे हमारे सारी चीजें। अब इससे भारत को क्या क्या फायदा समझ लीजिएगा। आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता इसलिए पड़ी थी कि कारगिल वार का नाम सुने? कारगिल, हम क्या करते थे, हम GPS पे टिके हुए थे। युद्ध हो रहा, कारगिल वार जो हुआ था, दुश्मन कहां थे?
दुश्मन इन पहाड़ों पे थे, हमारी सेना कहाँ थी? नीचे थी, वो पोजीशन पे बैठे हुए थे। अब हमें पोजीशन पता करना था, अगर हमें उनका एक्यूरेट पोजीशन मिल जाएगा हम मिसाइल छोड़ देंगे, एयरफोर्स को भेजकर उड़ा देंगे। हमने जीपीएस से अमेरिका से मांगा पोजीशन, इन्होंने देने से क्या किया? मना कर दिया। तब महसूस हुई कि भारत की अपनी प्रणाली होनी चाहिए, तब हमने इस काम पे लगा। 2006 में सबसे पहले घोषणा किया गया कि भारत क्या बनाएगा? भारत अपना वैश्विक प्रणाली बनाने की ओर अग्रसर होगा, जिसमें हमने पहला उपग्रह कब छोड़ा? 2013 में छोड़ा। यानी हम आ गए, हमने बना लिया, हम भारतीय हैं। और जब तक इंसल्ट नहीं होता तब तक काम नहीं करते। इंसल्ट जरूरी है, कोई आपकी बेइज्जती करे, और जब तक आपको बेइज्जती नहीं होगा ना तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। देखें, शादी में जरूर आना में लड़का का बेइज्जती हो जाता है, लड़की पीसीएस ऑफिसर बनकर उसको छोड़कर भाग जाती है मंडप से, लड़का की बेइज्जती होती है, लड़का क्या बन जाता है? आईएएस। कल से आपको डेली थोड़ा बेइज्जती करूंगा, थोड़ा थोड़ा, जरूरी है ना, डेली थोड़ा सा बेइज्जती करूंगा। कौन कौन रेडी है बेइज्जती कराने के लिए? 1 2 4 5। आप लोग नहीं बेइज्जती कराना? चलिए कोई बात नहीं है, कराओ चाहे ना कराओ, मैं तो कर ही दूंगा, आंसर नहीं मिलेगा तो। ईमानदारी से हाथ उठा दिए, ठीक है, और जो हाथ नहीं उठाया बेइज्जती उसी का ज्यादा करेंगे। क्लियर है? अब देखिएगा भारत को इससे क्या क्या फायदा है, क्या क्या लाभ मिल सकता है। देखिएगा भारत को लाभ, अगर क्वेश्चन आएगा आपसे तो यही आएगा, भारत को IRNSS से लाभ क्या है? तो पहला लाभ ये हो सकता है कि हम पड़ोसी देशों के साथ, जो नेबर कंट्री है हमारे, इनसे हम अच्छे से राजनीतिक डील कर सकते हैं, राजनीतिक लाभ ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? हमारे पड़ोस में जो देश है, देखिएगा अपने देशों को दिखाता हूं, थोड़ा सा समझिएगा। हमारे पड़ोसी, एक पड़ोस में कौन है हमारा, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। एक पड़ोसी देश यहाँ के आसपास है, एक पड़ोसी देश यहाँ पे है, एक पड़ोसी देश इधर से ऐसे करके है, एक पड़ोसी देश यहाँ पे है, एक पड़ोसी देश यहाँ पे है, एक पड़ोसी देश यहाँ पे है। और इसको तो छोड़ दिए, इसके पास तो अपना वैश्विक हमसे ज्यादा है इसके पास, उसको हम क्या देंगे? उसको हम दे सकते हैं कुछ, जिसके पास बहुत ज्यादा, जिसके पास नहीं है। अब इनसे हम ये बात कर सकते हैं कि भैया हमारा जो ये है 1500 किलोमीटर तक काम कर रहा है हमारे बॉर्डर से, तो आप भी हो लपेटे में, आप भी हो, आप भी हो, आप भी हो, आप सब लपेटे में हो इसमें, म्यांमार भी है, ये सब लपेटे में है। तो आप एक काम कर सकते हो, या तो हम आपको मितव्ययी, एक वर्ड लिखा मैंने, मितव्ययी, यही सब वर्ड चलते हैं, यानी मित्रता, मित्रता के रूप में, यानी मितव्ययी रेट पे, सस्ता लिखेगा अच्छा लगेगा? सस्ता देंगे, चीप, अच्छा लगेगा नहीं ना? तो मितव्ययी रेट पे आपको देंगे, कम खर्च में आप हमारा IRNSS के लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या पड़ोसी देश खुश नहीं होंगे? या तो ये कर सकते हैं कि आप मुफ्त में इस्तेमाल कर लो हमारी चीजों को, इससे हमारा रिलेशन क्या होगा? नेपाल के साथ, भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ, श्रीलंका के साथ, और इनके साथ मालदीव के साथ क्या होगा? अच्छे घनिष्ठ रिलेशन बनेंगे। अगर पड़ोस खुश होगा ना, पड़ोस में परिपूर्ण होंगे ना, तो आपको पड़ोसी हेल्प कर पाएगा, दुश्मनी नहीं करेगा। आपके पास ज्यादा है, पड़ोसी भूखे हैं, नंगे हैं, नंगे मतलब दूसरा चीज वो नहीं, मतलब बदहाल है, वो जल जल के मर जाएगा और आपको बढ़ने नहीं देगा, आपके घर में आतंकवादी भेजने का रास्ता बनाएगा, आपको बर्बाद करने का रास्ता खोजेगा, जैसे ये करता है, जलनखोर है ना, जलनखोर, यहां से आतंकवादी भेजते रहता है, इधर से एक जलनखोर इधर है, जलते रहता है। अभी एक मैप जारी किया इसने,
अरुणाचल प्रदेश के 11 से 12 क्षेत्रों का नाम इसने बदल दिया उस मैप में, और उसको हिस्से को अपने दिखाया। 2 दिन में आपको करंट अफेयर का वीडियो दे दूंगा, उस पर क्वेश्चन दे दूंगा, उसको लिख के सबमिट कीजिएगा। पिछला वीडियो से मात्र मेरे पास 2 आंसर सबमिट हुए। 2 आंसर में एक आंसर बहुत अच्छा था, एक आंसर में थोड़ा कमी था, उसको मिल गया उनको। आप लोग भी लिख लिख के सबमिट कीजिए वीडियो से, जो भी जाता है। तो ये हो गया हमारा एक लाभ कि हम क्या कर सकते हैं, इनके साथ कर सकते हैं। दूसरा चीज, हम अपनी सीमा पे इसके जरिए इस बॉर्डर पे जो आतंकवादी आ रहे थे, अपने सेना को चौकसी कर सकते हैं, सीमा पे कुशल प्रबंधन कर सकते हैं, बॉर्डर को अच्छे से, बॉर्डर को हम नजर रख सकते हैं कि आतंकवादी घटनाएं हमारे बॉर्डर पे न हो। मान के चलिए हम जीपीएस इस्तेमाल कर रहे हैं, पाकिस्तान अमेरिका को सेट करके बोले कि उस समय का आप लोकेशन मत दीजिएगा कि यहां से घुसा रहे, हो सकता है कि नहीं हो सकता? हमारा अपना रहेगा तो हमको खरीद लेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान में दम है खरीदने का हिंदुस्तान को? एक डरपोक मुल्क है पाकिस्तान, नंगा भिगमंगा मुल्क हो गया वो, कटोरा लेके घूम रहा है, कटोरा लेकर के सिर्फ भीख पे जिंदा है। आईएमएफ के पास खड़ा, दे दो भैया दे दो, कुछ दे दो कि हमारा देश बच जाए। हमारा देश बहुत मजबूत है, भारत बहुत स्ट्रांग है देश। हमें सिर्फ क्या करना है, इन चीजों से, खतरों से बचना है। हमारा आईआरएनएस क्या करेगा, इस चीजों से बचाएगा हमें, तो बहुत हेल्पफुल होगा हमारे लिए। दूसरा चीज, हमारे देश के अंदर कुछ घटनाएं ऐसी हो रही है, जैसे आप छत्तीसगढ़ चले जाइएगा, छत्तीसगढ़ के जंगलों में कभी कभी उग्रवादी घटनाएं देखने को मिलता, झारखंड में देखने को मिलता, डब्ल्यूबी में देखने को मिलता, तो जहां जहां उड़ीसा में देखने को मिलता है। हम क्या कर सकते हैं, इसके तहत जो हमारी आर्मी, हमारी सेना या हमारे पुलिस जो जंगलों में जाते हैं, उनको लोकेशन नहीं पता चलता। जब अपना सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम होगा, वो पूरी तरह से एक लोकेशन में रहेंगे, वो जंगल में भटकेंगे नहीं, और जो भी ऑपरेशन करेंगे, क्या करेंगे, अच्छे से कर पाएंगे। ऑपरेशनल भी सही है हमारे लिए, काफी बेहतर है। और लाभ कोई बताइए, मैं 2-3 लाभ बता चुका हूं, और बताइए कोई, बताइए प्रदीप कुमार, लाभ बताइए, लाभ बताइए। आईआरएनएस से फायदा क्या क्या है, यही क्वेश्चन आएगा मेंस का, अगर आया तो। आपको जीपीएस से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्या मतलब बनता है जीपीएस से, आपका अपना है नहीं है ना। चलिए एक चीज और देखिएगा, ये कौन सा ओशियन है, इंडियन ओशियन, एक व्यापारिक मार्ग है ये। हम क्या कर सकते हैं, इंडियन ओशियन के ऊपर नजर रख सकते हैं, किस देश का नाव, किस देश का शिप, किस देश का जहाज कब आ रहा है, कब जा रहा है, बहुत अच्छे से हम डेटा को रख सकते हैं। चाइना ने एक नीति बनाया, मोतियों की माला, रिंग ऑफ पर्ल्स। वो क्या कर रहा है, इधर से लेकर इधर से भारत को क्या कर रहा है, हिंद महासागर में घेरने का काम कर रहा है। हम उस पर नजर रख सकते हैं को कहां पे क्या क्या अंजाम को दे रहा, हम उससे क्या कर सकते हैं, खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। उसमें भी आईआरएनएस क्या है, आपका फायदेमंद है। हमने देख लिया इंटरनल फायदा, हमने देख लिया कूटनीतिक फायदा, और कोई फायदा हो सकता है, बताइए। दूसरे देश से जीपीएस ले रहे हैं तो उसके बाद हम लोग को पैसा पे करना पड़ता जी, तो अगर हमेशा लेते रहे तो हमेशा पे करना, बिल्कुल सही। अपना रहेगा तो हम अपना करेंगे। जैसे 2022 में मोदी जी ने बोला साफ साफ कि जो भी फोन कंपनियां हैं, मोबाइल कंपनियां हैं, वो आगे जब मोबाइल बनाएंगी ना 2023 के बाद से, उसमें क्या करना है, 2023 से ही, जैसे जीपीएस आप देते हैं उसमें आईआरएनएस को भी डालना है। तो अब जो फोन आएंगे उसमें आपको भारत का नेविगेशन सिस्टम उसमें आपको मिलेगा, आप उसके थ्रू भी आप काम कर सकते हैं। तो हम धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, इसके जरिए जीपीएस को रिप्लेस कर सकते हैं, और जीपीएस पे होने वाला जो भी खर्च, एक मोटी रकम जो जाती है, उसको हम बचा सकते हैं। दूसरी चीज, आजकल जो गाड़ियां आ रही हैं, जो कार आ रहे हैं, सब जीपीएस के सिस्टम से चलने वाली है। हम जो पेमेंट कर रहे हैं, हम अपना आईआरएनएस से करेंगे, उसको उससे जोड़ेंगे। दूसरी चीज, सबसे खतरनाक स्थिति कहां होती है, ध्यान से सुनिएगा। सेना की गाड़ियों का जो मूवमेंट होता है, सेना का व्हीकल्स का जो मूवमेंट होता है, अगर हम जीपीएस के थ्रू उस मूवमेंट को नजर रखेंगे अपना, तो सारी इंफॉर्मेशन अमेरिका को जाएगी। तो हमारे जो आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के जो खुफिया बातें हैं, वो लीक होने की चांसेस बनी रहती है। हम कैसे करेंगे, हम अपने नेविगेशन सिस्टम से उसको जोड़ करके क्या करेंगे, काम करेंगे,
जिससे हमारा जो भी खुफिया जानकारी है, जो भी आर्मी के ट्रक है, जो आर्मी के वेपन्स है, जो नेवी के वेपन्स है, वो हमारे अंडर में, हमारे सिस्टम में, कंट्रोल में रहेगा, दूसरे देश के नजर में नहीं जाएगा। ये फायदा है कि नहीं फायदा? चलिए एक और फायदा जान लीजिए। एक और फायदा हो सकता है, जैसे जो गाड़ियां चल रही है, प्राइवेट की बात कर रहा हूं, आजकल ऐसी ऐसी गाड़ी आ रही है कि ऑटो मोड में डाल दीजिए और सो जाइए। तो कैसे चलती है? नेविगेशन से चलती है। अपना देश का नेविगेशन रहेगा, हम गली गली झांकेंगे, गली गली देखेंगे और आराम से गाड़ियों को क्या करेंगे, लेके चलेंगे। मान के चलिए, सिंपल से एक बात करता हूं, बड़े तरीके से देखिएगा। ये है एक रोड और यहां पे है एक पुल, जिसे हम बोलते हैं गया पुल, बोलते हैं इसको। कौन कौन देखा है गया पुल? गया पुल देखने के लिए गया नहीं जाना है, स्टेशन के पास जो पुल है उसी को गया पुल बोलते हैं। अब कौन कौन देखा है? अब सब देखे हैं। चलिए, अब यहां से जब आप आते हैं बैंक मोड़ से इधर की ओर, यह रोड हमेशा क्या रहता है, ये व्यस्त रहता है, रोड जाम का झंझट है। अब जिसको नहीं पता कि वैकल्पिक मार्ग क्या हो सकता है, वो इसी जाम में गाड़ी स्टार्ट करके अपना तेल जलाते रहेगा, अपना टाइम बर्बाद करते रहेगा। जिसको पता है कि नहीं भाई, अगर इधर जाम है तो एक काम करो, यहां से पुराना बाजार एक रोड कटा है, यहां से रोड घूम करके हीरापुर होकर के लास्ट में आगे आकर के रणधीर वर्मा के पास मिल गया। तो यहां जाम में फंसने से अच्छा वैकल्पिक मार्ग आपने यूज कर लिया। क्या सभी को यह मार्ग पता है? जो व्यक्ति बोकारो से आया, जो व्यक्ति रांची से आया, क्या उसको पता है? नहीं। अब जाम में पेट्रोल और डीजल जलेगा उसका। अगर IRNSS को हम क्या करें, लोकल गली को भी वैकल्पिक मार्ग हम मुहैया करा दे, तो लोग उसमें गूगल में खोज करके छोटे छोटे गलियों में जा सकते, जहां पे कार जा सके, जहां पे बाइक जा सके, निकल सकते कि नहीं निकल सकते? तो भीड़ में जो खपत होती है ज्यादा कच्चे तेल की, जो तेल की खपत हो रही है, उससे भारत बचेगा। भीड़ में, पॉल्यूशन में जो आप पॉल्यूशन खा रहे हैं, जो आपका फेफड़ा खत्म हो रहा धीरे धीरे, आपको जो धीरे धीरे उम्र को घटा रहा है, वो क्या करेगा? ठीक करेगा। वहां से आप बचेंगे। ये भी प्रॉफिट हो सकता है, ये वैकल्पिक मार्ग को प्रदान कर सकता है। और सोचिए, सोचना है, सोचिएगा तो 1000 निकलेंगे लाभ। एक दो और लाभ सोचिए, बताइए, लाभ बताइए। एक और मैं बताता हूं आपको, गोल्डन ट्रायंगल का नाम सुने? दो लिखता हूं नाम, गोल्डन ट्रायंगल। आपने सिर्फ बरमुडा ट्रायंगल सुना, एक गोल्डन ट्रायंगल है और एक है गोल्डन क्रेसेंट। चलिए ध्यान दीजिएगा, बताइए क्या है गोल्डन ट्रायंगल और क्या है गोल्डन क्रेसेंट, तो बताइए। देखिए, इसमें 3 कंट्री है, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। ये 3 कंट्री इसमें है। ये 3 कंट्री मिलकर क्या बनाते हैं? गोल्डन ट्रायंगल। और 3 का इधर 2 कंट्री हैं, 3 कंट्री है, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ये तीनों मिलकर गोल्डन क्रिसेंट बनाते हैं। एक नया चीज आप सुन रहे होंगे, मतलब ये दुनिया के ऐसे देश है जो सबसे अधिक मादक द्रव्य पदार्थों को बेचते हैं। अफीम, गांजा, नाम सुने ना? गांजा, गांजा जो खींचता है ऐसे करके, लोग देखे होंगे कहीं भी, बम बम बोले खींच लेता है, वही गांजा का बात कर रहे हैं। और गांजा खींचेगा ऐसे करके, खूब मग्न हो जाता है। क्या हुआ? नशा किया उसने। और नशा क्या करता? आपके बॉडी पे हावी हो जाता। कोई खींचा इसमें से? खींचा भी हो तो नहीं बोलेगा। लड़कियां तो खींची नहीं होगी, सिंपल सा बात है। और कोई खींचा होगा तो लड़का ही खींचा होगा। क्या शिव पूजन? मैंने इसलिए आपका नाम लिया, शिव खींचते हैं, बोलते हैं बम बम भोले, बोलते कि नहीं बोलते हैं? नहीं पता? गांव से आई हो आप लोगों को, पता कि नहीं पता? कितना मूवी में दिखाया। अब आजकल तो हुक्का बार, हुक्का जाके खींचते हैं बार में बैठकर और फोटो डालेंगे धुआं छोड़ते हुए। गजब शान शौकत का बात है हुक्का बार में बैठना। आपने हुक्का बार में बैठ लिया, मतलब आप प्रेसिडेंट हो अमेरिका के।
ऐसा फोटो डालते, ऐसा फील होता हुक्का बार में बैठ करके। ये नहीं पता कि आप बेकार काम कर रहे हो भाई, बेकार काम कर रहे हो। उम्र पढ़ने की, हुक्का बार में बैठे हुए। आजकल तो चाय सुट्टा बार भी आ गया। चाय है, सुट्टा नहीं है वहां पे, नाम है उसका। मैं गया था ट्राई करने, चाय सुट्टा नहीं, पता चला सिर्फ चाय मिला, सुट्टा नहीं है वहां पे। तो चाय सुट्टा बार है। क्या होता है ना कि ये देश में कमाई अफीम बेच के होता है, इन देशों की कमाई गांजा बेच के होता है, और हमारे देश में ये सब बैन है। और जब हम अपने देश को देखेंगे, जो हमारा देश का जो पोजीशन है, इनसे कहीं ना कहीं हमारे देश का पोजीशन कनेक्टेड है। ये पोजीशन जो हो गया आपका, कौन सा हो गया, गोल्डन ट्रायंगल वाले देश इधर हो गए, और इधर का जो पोजीशन हो गया ये साइड वाला, इधर कौन सा हो गया, गोल्डन क्रिसेंट वाले हो गए। ये ऐसा देश चुनते हैं, ऐसा मार्केट चुनते हैं जहां पे लोग इसको यूज करें और बेच के पैसा कमाएं। इससे हमारा जनरेशन खराब होगा, हमारे देश के लोग खराब होंगे, हमारा यंगस्टर, हमारा कॉलेज, हमारा पैसा बर्बाद होगा। तो क्यों ना हम इस पे नजर रखें। तो जो हमारा नाविक होगा, नाविक के जरिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसे देश के ऐसे धंधों पे हम नजर रख सकते हैं। ये भी एक फायदेमंद है। तो आपको फायदा दिख रहा है, क्या क्या फायदा है, फायदा समझ में आ रहा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि IRNSS क्या है, इसकी शुरुआत और इसके फायदों को लिखे, कौन नहीं लिख पाएगा, कोई नहीं लिख पाएगा, ऐसा बताइए। कैसे शुरुआत हुआ 2013 में, कितना फंड था, सब लिख देना है। किस कंडीशन में हमने शुरू किया, क्यों किया, ये सब लिख सकते हैं। ये भी लिख देंगे कि कितने सैटेलाइट इसमें हैं, सारे सैटेलाइट को किस ऑर्बिट में हमने छोड़ा है। लिख पाइएगा कि नहीं लिख पाइएगा। ये क्वेश्चन दूंगा इसके ऊपर, अभी नहीं दूंगा, अगले क्लास में दूंगा या ग्रुप में भेज दूंगा उसको, ठीक है। तो ये है सारी चीजें, ये काम आपका आएगा। इसमें अभी और 2-3 चीज बच गई है। अभी बचा हुआ आपका इसमें 2 चीज। एक बचा हुआ सर्विसेज। इसकी सर्विसेज क्या होती है वो आज करा ही दूंगा, 10 मिनट का टॉपिक है। बंद कर दिए। समझिएगा सर्विसेज को। कोई भी नेविगेशन सिस्टम सर्विस कैसे देता है, तो 2 प्रकार की सर्विस है इनका। एक सर्विस है मानक स्थापन सेवा, स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस, और एक है आपका प्रीसिज पोजिशनिंग सर्विसेज, परिशुद्ध। मान के चलिए किसी भी चीज का लोकेशन आपको चाहिए। लोकेशन किस लिए चाहिए, वहां पे पहुंचने के लिए। तो 2 प्रकार का लोकेशन का काम आता है। एक लोकेशन होता है हम लोगों के लिए, एक लोकेशन होता है सेना के लिए। दोनों को समझिएगा। मान के चलिए सेना के लिए लोकेशन चाहिए, तो सेना के लिए लोकेशन ऐसा चाहिए जो एकदम एक्यूरेट पोजीशन में हो। सिंपल सा, एक व्यक्ति यहां बैठा हुआ है और सेना ने इस पे कार्रवाई करनी है, और सेना ने एक मिसाइल दागा, और मिसाइल जाकर इस व्यक्ति के आसपास या इसी के ऊपर गिरना चाहिए, और एक्यूरेसी एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अगर एक्यूरेसी वो नहीं आया, मिसाइल यहां से निकला और मिसाइल आकर के यहां पे गिरा, और सेना को यहां के लोगों को मारना था और मर गए यहां के लोग, क्या सही रहेगा। तो ये होता है आपका परिशुद्ध स्थापन सेवा, जहां एकदम शुद्धता होनी चाहिए लोकेशन में। सर्विसेज 2 प्रकार की होती है। एक होती है मानक, थोड़ा सा अंतर हो सकता है कि यहाँ पे ना दिख करके उधर दिखे। जैसे मान के चलिए कभी कोई आया आपको डिलीवरी वाला, जो लोकेशन के हिसाब से आता है, कुछ लोग आते हैं ना जोमेटो टोमेटो जो भी होते हैं, लोकेशन के हिसाब से। अब वो बोलेगा कि जहां पे आपका लोकेशन दिख रहा है हम उसी लोकेशन पे खड़े हैं, फिर भी वो आपको नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, आप सड़क के इस पार है, सड़क के उस पार होगा। आम जनता के लिए जो लोकेशन होता है ना, वो 15 से 20 मीटर इधर उधर हो सकता है। उसको हम लोग बोलते हैं, ये सर्विस कितना हो सकता है, 15 से 20 मीटर 18 मीटर इधर उधर सर्विस हो सकता है उधर दिखे चाहे उधर दिखे। लेकिन जो सेना के लिए लोकेशन होता है ना, वो एक्यूरेट लोकेशन होता है, जहां पे बम फोड़ना, बम वहीं गिरना चाहिए। ये नहीं कि बम फोड़ना किसी व्यक्ति ए पे और बम गिर गया बी पे, बिना मतलब की बात हो जाएगी। इसलिए इसको हम बोलते हैं, इस टाइप का सर्विस बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है
इसके लिए बैंड का इस्तेमाल होता है। जैसे जीपीएस में एल बैंड का इस्तेमाल होता है, बस याद रखिएगा, इतना आपको जानना भी नहीं है, बस एक चीज के लिए बता देता हूं, एल बैंड का इस्तेमाल होता है। जब हम एल बैंड का इस्तेमाल करते हैं, L1 इस फ्रीक्वेंसी को, ये ओपन है सभी के लिए, ओपन फॉर ऑल। जो हम जीपीएस इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपके मोबाइल में इस फ्रीक्वेंसी को कवर करने के लिए एंटीना लगा हुआ है, इक्विपमेंट लगे हुए हैं। और जब सेना कवर करती है ना, जब सेना कवर करती है तो L2 और L1 दोनों को मिलाकर करती है, दो फ्रीक्वेंसी पे कवर करती है। उसी प्रकार इंडिया में क्या है कि L फ्रीक्वेंसी भी है और S फ्रीक्वेंसी भी है। सेना क्या करती है, इस फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करती है, दोनों को मिला कर। और हमारे लिए कौन सा ओपन है, नेविक का, एल बैंड का। बैंड हम बाद में बात करेंगे, बैंड क्या होता है। तो मतलब एक फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है जिसके अंदर कोई भी पासवर्ड नहीं है, कोई भी व्यक्ति इसको इस्तेमाल कर सकता है। उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, उसको एल फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे भी L1 फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ओपन फॉर ऑल होता है। अब आप जीपीएस ने आपने खोला, आपसे पासवर्ड मांगता है, लेकिन सेना जहां पे इस्तेमाल करते हैं उसमें इनक्रिप्टेड होता है, इनक्रिप्टेड कोड होता है, उसको तोड़ना पड़ता है कोड को, तब जाके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेना जो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करता है वो फ्रीक्वेंसी आप नहीं कर सकते। ये सारे फ्रीक्वेंसी कहां से आते हैं, ट्रांसपोंडर से आते हैं। समझाते हैं, हमने ट्रांसपोंडर बात किया था ना, यहाँ पे इस्तेमाल होगा ट्रांसपोंडर का। मान के चलिए एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट हवा में उड़ रहा है, एक सैटेलाइट, और सैटेलाइट में यहाँ पे एक ट्रांसपोंडर लगा हुआ है। मान के चलिए ट्रांसपोंडर लगा हुआ है, अगले सैटेलाइट में एक और ट्रांसपोंडर लगा हुआ, अगले सैटेलाइट में एक और ट्रांसपोंडर लगा हुआ। यही ट्रांसपोंडर क्या करते हैं, सारी सूचनाएं नीचे भेजते हैं, फ्रीक्वेंसियां भेजते हैं। इसी फ्रीक्वेंसियों को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट, आज हम नहीं पढ़े, अगले क्लास में पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है ना, जो एयरटेल है, जो जियो है, जो वोडा है, आपको क्या देता है, वो क्या करता है, जो खरीदते हैं, बोलते हैं ना कि स्पेक्ट्रम की नीलामी हो रही है, कभी सुने हैं स्पेक्ट्रम की नीलामी, 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, 4G स्पेक्ट्रम, 5G स्पेक्ट्रम, पैसा पेमेंट करते हैं, सबको एक एक ट्रांसपोंडर दे दिया जाता है, उस ट्रांसपोंडर के साथ वो जुड़ जाते हैं। वहां से फ्रीक्वेंसी आ रहा है, उस ट्रांसपोंडर से जियो चल रहा, उस ट्रांसपोंडर से फ्रीक्वेंसी आ रहा है, एयरटेल चल रहा। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के जरिए क्या आते हैं, सिग्नल आते हैं। उन्हीं सिग्नल को या तो कोई एंटीना, या तो कोई भी चीज, या तो आपका मोबाइल क्या करता है, पकड़ता है और आपका काम करता है। आपके मोबाइल में भी एंटीना है, आपके मोबाइल में भी सिग्नल है, यानी आपके मोबाइल में ऐसे ऐसे सिस्टम लगे हुए हैं जो उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ते हैं। जैसे आप देखते हैं, कभी सुनते होंगे 93.5 FM। FM क्या फ्रीक्वेंसी है। आप उस फ्रीक्वेंसी पे अपने रेडियो को अपने सेट कर दिया, अपने बाजा को सेट कर दिया, अपने मोबाइल को सेट कर दिया, तो उस फ्रीक्वेंसी पे जो गाना बज रहा आपको सुनाई देगा। क्या आप देखते हैं उस फ्रीक्वेंसी में कभी ताला लगा के रखा हो? नहीं ना। अगर सेना का फ्रीक्वेंसी जो है, सेना जो बात करते हैं फोन पे, वॉकी टॉकी पे, वहां पे ताला लगा हुआ रहता है, वो आप नहीं सुन सकते। सेम फ्रीक्वेंसी पे जाकर के उसके कोड को इनक्रिप्ट करना पड़ेगा, कोड को तोड़ना पड़ेगा, तब सेना की बात को सुन सकते हैं। अब सेना कोड में बात करती है, आधा से अधिक बात क्या होता है, कोड में होता है। अल्फा, चार्ली, बीटा, गामा, क्या होता है, सब कोड में बात करते हैं ताकि पता ना चले। क्योंकि उनको भी क्या होता है, कभी कभी विदेशी सेवा के चक्कर में उस कोड को तोड़ करके बातें सुन ली जाती है। अपना सिस्टम रहेगा तो फिर कोई डर है, कोई डर नहीं, आराम से काम चलेगा। तो ये था हमारा आज का क्लास सर्विसेज के बारे में, ये सारी क्लासेस थी। तो हमने क्लास को शुरू किया था जहां से लेकर अभी तक, सैटेलाइट क्या है, सैटेलाइट के प्रकार कौन से है, सैटेलाइट के कंपोनेंट कौन कौन से है, और सैटेलाइट का हमने मात्र एक प्रकार देखा, प्रकार का नाम क्या है, नेविगेशन। नेविगेशन में कोई समस्या है? अगर कोई भी चीज कहीं पे उसको माप करना है, एक्यूरेट माप निकालना है, तो कितने सैटेलाइट चाहिए हमें, मियो में 4, और अगर जियो में लगाएंगे तो कितने चाहिए, 12 चाहिए। इंडिया ने कहां लगाया है सारा, इंडिया ने सारा लगाया है जियो में। तो इंडिया ने कितने सैटेलाइट लगाए हैं, 7, 4। तो इंडिया इतना ही कवर कर रहा है ना, क्या ग्लोबल कवर कर रहा है इंडिया? तो इंडिया क्या हो गया, रीजनल। यही सब चीजें समझनी है। आज मैं क्या करूंगा, पहले वाला नोट्स भेज देता हूं, ऑर्बिट वाला पढ़ लीजिए, ये नोट्स मैं आपको कल भेज दूंगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।
बंद कर दीजिएगा कैमरा।